आवाज सबको आ रही है, क्लियर है, किसी का मसला तो नहीं है? क्योंकि मेरी तरफ से इशू नहीं होगा। मैं इस टाइम क्योंकि जोंक का नेट यूज कर रहा हूं और उसके सिग्नल भी ऑलमोस्ट फुल है। जोंक 4G वोल्ट है मेरे पास, तो लिहाजा बाकी जो माइक भी है वो मेरा बेहतरीन क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, जो इस टाइम अवेलेबल बेस्ट क्वालिटी है उसका है। तो मेरी तरफ से मसला नहीं होगा। इन केस कि अगर आपको कहीं पे इशू आता है, इंटरप्ट होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नेट चेक करना है। बेतहाशा मैसेज करने से बजाय दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना या परेशान नहीं होना। ये रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी, तो मेरी रिकॉर्डिंग में आवाज क्लियर होगी। ओके, तो अब सबके अप्रूवल है? एक बार टाइप करके बोल दें कि हम क्लास स्टार्ट करें या वेट करना है अभी। ओके, यस सर, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। और इनिशियल में सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि माई सेल्फ हाफिज जुनैद, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। आखिरी पेपर मेरे कुछ रह रहे हैं, आर्टिकल मेरी कंप्लीटेड है। साथ में ये है कि मैं इस टाइम एक फॉर्म में क्या कहते हैं एज ए सुपरवाइजर भी काम कर रहा हूँ। और जो मेरा टीचिंग का एक्चुअली जो है, तो मैं फुल टाइम जो टीचिंग है वो एक्चुअली फिजिकली मैं लाहौर में ईस्ट स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी बरकत मार्केट में कॉलेज है, वहाँ पे कराता हूँ। तो आजकल क्योंकि फिजिकली सारा कुछ ऑफ चल रहा है, तो हमें बहुत कुछ ऑनलाइन कराना पड़ रहा है। तो आजकल मैं ऑनलाइन जो है, एक तो मेरा CAND यूट्यूब चैनल है, आप में से मेजोरिटी जो है उनको जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा मेरा। वहाँ पे भी मेरे लेक्चर वगैरह, अपडेट्स वगैरह सारी आती रहती हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी तकरीबन मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद ये है कि रिसेंटली मैं CA ब्रांड के पेज के ऊपर भी इस टाइम लॉ और BM पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं पर्सनली लॉ, BM और ऑडिट तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अपने, मतलब CND के नाम से। तो ब्रांड क्योंकि हमारा एक पैरेलल चैनल ही है, एक्चुअली हमारा अपना ही चैनल है, दोनों इकट्ठे स्टार्ट हुए थे। तो लिहाजा वो क्योंकि एक हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है, तो उसको हम उस तरीके से लेके चल रहे हैं, उसको हम एक एजुकेशन लेवल पे लेके बड़े प्रोफेशनल लेवल पे लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो मैं तकरीबन 5 साल से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। लाइव ऑनलाइन में मैं तकरीबन 3 साल से इसमें मौजूद हूँ। 2 साल पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। तो लिहाजा कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की है। बाकी ये है कि स्टूडेंट भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक रहा है, पास भी होते रहे हैं, मेरे उन लेक्चर से भी पास होते रहे जो जस्ट रिवीजन के लिए मैंने डाले हैं। तो उसके आपको कमेंट्स भी मिल जाएंगे, फीडबैक भी होंगे, सारा कुछ ठीक हो गया। ये बताने का मकसद कुछ भी नहीं था, जस्ट इतना था कि मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन करा दूं, क्योंकि जो आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो चीज़ें मैटर कर रही है, ना कि जो हम अब यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। ये एक चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, CAF 4 हमारे इसमें इंक्लूडेड है। तो आप में से मेजोरिटी जो है वो रिपीटर है। आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी जनाब कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। मतलब हम अगर इनिशियली मैं बात करूं, तो हमने जो क्या कहते हैं एक सेशन लॉन्च किया था, उसकी जो हमने डिस्क्रिप्शन थी वो तो ये था कि रिमेनिंग टाइम में हम अपनी क्लासेस को प्रिपेयर कैसे करें। लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चीज़ों को जाकर स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, जितना ज़्यादा बेहतर हो सके कराता हूँ। कल की क्लास में मेरी 2 और प्लस हो गई थी, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं। हाँ, आप इसमें से कुछ बेनिफिट लेके जाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक हो गया? ओके, तो हम इस क्लास को जितना लेंथी हो सकेगा करेंगे, जितना डिटेल में चीज़ें होंगी डिस्कस करेंगे। तो आज हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हमने सिलेबस कैसे कवर करना है, हम ये भी देखेंगे हमने स्टडी टेक्स्ट कैसे पढ़नी है, हम ये भी देखेंगे कि हमने कौन सी बुक यूज़ करनी है। तो आज जो हमारा एजेंडा होगा, हम उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम BMBS का इंट्रोडक्शन करेंगे, कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, बेटा जी तमाम अपनी वीडियोस ऑफ कर लें फिलहाल। इस टाइम अंधेरे में तकरीबन आप सब लोग बैठे हैं, मेरा इतना हौसला नहीं है कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। इस तरह कैमरे का रिजल्ट जो अचानक हो ना, फ्रंट कैम ओपन होता है तो ये तस्वीर आती है। जरा कभी खुद लेके देखिएगा, हमारे हौसले की दाद दीजिएगा। अच्छा, तो मार्क्स पैटर्न वगैरह देखेंगे। फाद बेटा अपना जो कैमरा है इसको ऑफ करें, ठीक है? नहीं तो मुझे बस सूरत मजबूरत आपको यहाँ से क्या कहते हैं आउट करना पड़ेगा। लिहाजा कैमरा ऑफ रखें तमाम स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर हम उसके बाद थोड़ा सा मार्क्स पैटर्न देखेंगे, पास पेपर एनालिसिस वगैरह देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ICAP की कौन कौन सी ग्रिड है, मतलब कितनी ग्रिड्स बन रही हैं BMBS की। हम उनका वेटेज भी देखेंगे, और साथ में हम उनके क्या कहते हैं बुक का उसका कितना हिस्सा कर रहे हैं, पोर्शन कवर कर रहे हैं, मुश्किल कौन से हैं, आसान कौन से हैं, हम कहाँ कहाँ से कितना सिलेबस किस तरतीब से कवर करेंगे, ये चीज़ भी आज हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ने के दौरान और पेपर में कर कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो भी आज इंशाल्लाह हम करेंगे इसके अंदर डिस्कस। और उसके बाद ये है कि हम ये भी आज हम डिसाइड कर लेंगे इस सेक्शन के अंदर बैठ बैठ के कि हमने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या यूज करना है। उसके बाद ICAP का पेपर कैसे होता है, आज हम एक पेपर देखेंगे जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ रेगुलर यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स के उसके साथ हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन उसमें से देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे कि ICAP की अप्रोच एक्चुअली है क्या, वो किस तरह का आपसे आंसर डिमांड करता है, और हम क्या प्रोड्यूस करके आते हैं। तो हम अपनी ही कोई नई चीज लिख के आते होते हैं। लिहाजा
उसको भी देखेंगे, फिर हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करेंगे, एंड पे हमारे कंक्लूजन मार्क्स होंगे, और क्या कहते हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड पे रखा जाएगा, हर बंदा फर्दर क्वेश्चन कर लेगा, कोई मसला नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन होंगे, बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, एक लॉकडाउन है, ऊपर से हम पूरे वेले हैं, तो हमारे पास फुल टाइम है, हम सारा बैठ के करेंगे, और इंशाल्लाह एंड पे आपका फीडबैक लिया जाएगा। तो ये हमारी एक डिटेल कंप्रीहेंसिव क्लास होगी, आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप पेपर में कौन कौन सी मिस्टेक्स करके आए हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी कमी रह गई थी, आपकी स्टडी में कहाँ पे कमी रह गई थी, तो वो सारी चीजें आज हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? नोकिया 2 बेटा जी आप बिल्कुल जो मर्जी खाना है खाएं पिए, लेकिन कैमरा ऑफ करके काइंडली, मुझे इसमें डिस्टरबेंस होती है। ठीक हो गया? चले, उसके बाद ये है कि आज इंशाल्लाह हम इसको मजीद करते हैं और शुरू करते हैं। अपना माइक तमाम जो है वो म्यूट कर लें। सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस बीएमबीएस जो बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड क्यों है। मतलब एक बात हम सोचते हैं कि भैया जी हम तो अकाउंटेंट बनने निकल रहे थे, हम तो क्या कहते हैं अकाउंटिंग की फील्ड में निकले थे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रहना था, चलें किसी हद तक हमें लॉ पढ़ा रहे हैं, हमें बिजनेस मैनेजमेंट क्यों पढ़ाई जा रही है, मतलब इसका क्या तुक बनता है कि एक टोटल डिफरेंट सा सब्जेक्ट उठा के थ्योरी का हमारी बुक में डाल दिया गया है। तो एक चीज आप जहन में रखें, आप में से जो स्टूडेंट फ्रेश हैं, जो रिपीटर हैं, जो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में बैठे हैं, सबके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप जहन में रखते जाएं कि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी पोजीशन के लिए एट द सेम टाइम एलिजिबल होता है। मतलब आप सिर्फ कहीं पे जाके सिर्फ ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो रहे होते या अकाउंटेंट नहीं अपॉइंट हो रहे होते, आप एचआर स्पेशलिस्ट भी वहां पे होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट को भी डील करते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है कि जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं नॉन फाइनेंशियल चीजों से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि कंपनी की नॉन फाइनेंशियल चीजें जो उसके मैनेजरियल इशू हैं वो क्या होते हैं, तब तक हम प्रॉपर से ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो इन सारी चीजों का एक बिजनेस मैनेजमेंट का हमें क्या कहते हैं सब्जेक्ट देने का मकसद ये है कि हमें तकरीबन हर चीज के बारे में आइडिया हो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में जाए। ठीक हो गया? उसके बाद हम देखते हैं कि स्टडी टेक्स्ट की बात करते हैं कि इसके क्या क्या पोर्शन है। तो सिंगल पोर्शन एक से क्या कहते हैं इसमें नॉर्मली क्या कहते हैं मैनेजमेंट कंसेप्ट वगैरह है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह की रिलेटेड चीजें आती हैं, फिर उसके बाद चेंजेस से रिलेटेड आगे में निगोशिएशन, लीडरशिप, और एंड पे जाके हमारे पास जो आईटी रिलेटेड पोर्शन आ जाता है। आई कैप का पेपर का पैटर्न क्या होता है इसमें, तो सिंपल से मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 65 to 70% जो आई कैप की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आई कैप कहता है कि 65 to 70% जो पेपर होता है वो तकरीबन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड होता है, जो तकरीबन 35 to 40% होता है वो आपका रटा बेस्ड होता है, जिसको नॉलेज बेस्ड कहा जाता है, हम आसान सी भाषा में उसे रटा बेस्ड कहेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह की हमारी एक ग्रिड होती है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि पास पेपर एनालिसिस क्या कहता है, कौन कौन सी ग्रिड है, कौन कौन से चैप्टर हैं और उसके कितने कितने मार्क्स एलोकेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर 1 और 2 जो है सबसे लेंथी पोर्शन है और इसके अंदर से 20 to 25 मार्क्स का पेपर आता है। दूसरे नंबर पे 3, 4, 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है जिसमें से 20 नंबर का मार्क्स आते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर 6, 7 है जिसमें से 20 है, 8, 9, 10 है जिसमें से 20 और 11 का अकेला 15 का मार्जिन है, वेटेज मार्जिन। अब हम जब बात करते हैं कि इस तरह के वेटेज में हमारे लिए सूटेबल क्या तरीकाकार है कि हम उसको कैसे पढ़ें, तो नॉर्मली जो हम अप्रोच चूज करते हैं वो ये करते होते हैं कि भाई पहले 2 चैप्टर छोड़ देते होते हैं, हम शुरू ही 3, 4 से करते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे गलत अप्रोच है जो हम वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। उसकी रीजन ये होती है कि ये पहले 2 चैप्टर सिर्फ थ्योरी है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम तीसरे चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं बुक, एंड तक जाते हुए हमारे जहन में एक ही टेंशन चल रही होती है, यार अभी पहला दूसरा तो किया ही नहीं, असल जिन तो अभी रहता है, अभी करना है अभी करना है अभी करना है, और वो मिस हो जाते हैं। हम जाके आखिरी 1-2 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में उनको करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अफेक्ट कर बैठते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो लिहाजा ये वाली अप्रोच के भैया जी 1-2 चैप्टर जो है इसको सबसे एंड पे करेंगे, ये सबसे गलत अप्रोच है, इस पे ना जाएं। ठीक हो गया? मजीद हम इसमें जाके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सी चीजों को लेके चलना है और किस तरीके से हमने कौन कौन सी वेटेज को तैयार करना है, और हमने अपनी पासिंग स्ट्रेटजी जो है उसको सिक्योर करना है। हमने जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है इसमें कितनी बार बुक को करना है, कितना याद करना है और किस किस तरीके से करना है। ठीक हो गया? हम इसको आगे चल के इंशाल्लाह जो अपने मजीद पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो हमने पास पेपर एनालिसिस भी देख लिया, अब हम जरा अपनी कोर डिस्कशन की तरफ आ चुके हैं।
अभी तक हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, अब जो होगी हमारी कोर डिस्कशन होगी, ये वो चीजें होंगी जिनको मैं बुक के साथ भी रिलेट करूंगा, जिनको मैं नोट्स के साथ भी रिलेट करूंगा, जिनको मैं क्वेश्चन के साथ, पास पेपर के साथ, हर जगह पे रिलेट करके आपको बताऊंगा कि चीज कैसे करनी है और हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जब हम प्रिपेयर करने बैठते हैं क्लास के क्या कहते हैं इसके लिए, लॉ के या बीएम की, सॉरी, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ, ऑडिट, बीएम, तो मेरे मुंह से लॉ भी निकल सकता है, ऑडिट भी निकल सकता है, तो उसके लिए सॉरी, फिलहाल मेरा कंसर्न सिर्फ बीएम की हद तक होगा। तो जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो थ्योरी के सब्जेक्ट का एक चीज आप ध्यान में रखें कि चाहे वो ऑडिट हो, चाहे बीएम हो, चाहे लॉ हो, जब तक हम किसी शेड्यूल में बैठ के नहीं पढ़ेंगे हम नहीं पढ़ सकते। एक चीज हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम क्या कहते हैं, बगैर शेड्यूल के पढ़ते हैं। एक दिन हमें मोटिवेशन मिलती है, किसी दिन हम उठते हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का देखते हैं, वो भाई साहब को इतने फारिग होते हैं कि खड़े होकर 1.5 घंटे की वीडियो बना के जस्ट मोटिवेशन दे रहे होते हैं विदाउट नोइंग द प्रैक्टिकल बैकग्राउंड, प्रैक्टिकल एक आदमी की सिचुएशन क्या है, उसके ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उसको किए बगैर हर किसी को एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं और आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपके गूज बम्प खड़े होते हैं, आप एक ही दिन उठाते हैं 4 चैप्टर खड़का देते हैं, 5 चैप्टर के लेक्चर सुन लेते हैं बैठ के। उसके बाद क्या होता है कि अगला पूरा हफ्ता आप हाथ नहीं लगाते। मतलब इस तरह की जब हम अब्रप्ट स्टडी करते हैं, जो विदाउट शेड्यूल हम करते हैं स्टडी, ये और ये पॉइंट मिक्स हो जाएगा, ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि हम एक तरतीब में बैठ के स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तीसरे से करते हैं, हम 11वें तक जाते हैं, दूसरी बार जब रिवीजन करते हैं फिर वही हम पैटर्न अडॉप्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, काफी सारी चीजें हमारे पास ठीक होती है, हमारे पास टाइम भी होता है और कंसेप्ट मिक्स भी नहीं होते। तो लिहाजा जब हम तकरीबन 7वें 8वें चैप्टर तक पहुंचते हैं तो हम फुल थक चुके होते हैं। हमारी उस टाइम टोटल कोशिश यही होती है कि हम किसी तरह बुक खत्म करें, बस हम जस्ट बुक को खत्म करें। हम आखिरी चैप्टर हमेशा छोड़ देते होते हैं। ठीक है, जिस अटेम्प्ट में क्या कहते हैं मैंने ऑडिट पास किया था, काफी पुरानी बात हो गई है खैर, तो तब जब स्टडी का पैटर्न था यही होता था कि हम शुरू से जाते थे एंड तक जाते होते थे। तो उस अटेम्प्ट में तकरीबन 35% का पोर्शन जो था ना, आखिरी 2 से 3 चैप्टर के दरमियान में कवर हो रहा था, मतलब जो लास्ट वाले चैप्टर्स थे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम शुरू से लेते हैं एक सीक्वेंस में, जो हम एग्जाम में गलती करते हैं, जो हम पेपर सॉल्व करते हुए गलती करते हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे कि हम पेपर सॉल्व करते हुए कौन से मिस्टेक करते हैं। तो लिहाजा हम शुरू से लाते हैं और एंड तक चले जाते हैं एक सीक्वेंस में, आखिरी वाले चैप्टर हमेशा हमारे बगैर तैयारी के रह जाते हैं। तो हमारी इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए कि भैया जी पहले आप शुरू करें, मिड पे जाके आप छोड़ दें, फिर आप एंड से शुरू करें, मिड में आए। पहला आपका ये तरीकाकार होना चाहिए पढ़ने का कि बुक को शुरू से लें। पहली बात, आपने पहला दूसरा चैप्टर नहीं छोड़ना। मैं आपको बता देता हूं, अभी आगे भी इसको डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लेंथी टॉपिक होता है ना, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम उसको पहले कर लें। उसकी वजह ये है कि उस पर टाइम लगना है, उसमें जितना टाइम लगता है एक बार दे के हम अगले को जो है, अगला जो हमारा टॉपिक है उसके लिए अपने बाकी मैनेजमेंट कर लें। दूसरे नंबर पे जब हम आगे पढ़ रहे हो, हमें पिछले की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वहां पे क्या है। तीसरे नंबर पे जब आप पहला दूसरा चैप्टर करके अपने 25 नंबर के मार्क्स सिक्योर करने हैं, आप मुसलसल उसकी प्रैक्टिस करते रहें। एक चैप्टर अगला करें, एक क्वेश्चन पिछले पेपर का चैप्टर 1 का लाजमी सॉल्व करें, एक चैप्टर अगला करें, एक टेस्ट पिछले चैप्टर का लाजमी सॉल्व करें। सेम इस तरह मेरी क्लासेस चल रही है लाइव, उनमें अब मैं दूसरा चैप्टर चला रहा हूं, लेकिन मैं दूसरा टेस्ट भी इस टाइम पहले चैप्टर का ले रहा हूं। तो मेरी यही अप्रोच होती है कि मैं पहले 2 चैप्टर खत्म कराऊं, जब तक कि हम आगे पढ़ते जाएंगे पिछले चैप्टर्स के बार बार टेस्ट हों और वो स्टूडेंट को रट जाए। उसके 3-4 फायदे होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात है, हमारे 25 नंबर क्लियर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे माइंड से बर्डन हट जाता है कि हमारा लेंथी पोर्शन अभी बाकी है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि हमारे कंसेप्ट जो है ना बीएमबीएस के अंदर, ये रिलेटेड है, कुछ चैप्टर्स के आपस में रिलेटेड है। हम जब बेसिक नहीं पढ़ के आएंगे, अगर हम पहले चैप्टर को देखें तो उसके अंदर जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं आगे चल के वो मजीद डिटेल में हो रहे हैं, जिस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टॉपिक हैं। तो जब हमारी बेस ही नहीं बनी हुई तो हम आगे चल के क्या करेंगे। तो लिहाजा इस तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए बेहतर है कि आप इनिशियली बेहतरीन तरीके से एक सीक्वेंस में बैठें और डिसाइड करें कि आपने किस तरह पढ़ना है। पहले 2 चैप्टर लाजमी करें और जब आप आगे स्टडी कर रहे हो पिछले चैप्टर को बार बार रगड़ते रहें। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी डेली लाइफ में हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि भैया जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम विदाउट शेड्यूल काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है, चीजें नहीं है। दूसरे नंबर पे अब हम इन 2 पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, टू मच स्टडी को और दूसरी इसको डेली लाइफ की जो हमारी मिस्टेक है उसको। हम देखते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे चीते या शहजादे हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जब आप उनसे मिलोगे ना उनके पास 20 बुक होंगी। वो कहेगा मैं फलाने सर के लेक्चर भी ले रहा हूँ, मैं फलाने सर के भी ले रहा हूँ, मैं उसके टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे पास ये बुक भी पढ़ी है, ये बुक भी पढ़ी है, ये बुक भी पढ़ी है। डेली यूट्यूब पे एक नए टीचर के लेक्चर देख रहा होगा। ये सबसे गलत अप्रोच है। हम मुख्तलिफ कंसेप्ट मिक्स कर रहे होते हैं,
सिर्फ और सिर्फ अपने जमीर को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली हम कोई तैयारी नहीं कर रहे। भाई सीधी सादी सी बात है, जब आई कैप ने आपको एक चीज दे दिया और बोल दिया है कि इसके बाहर से कुछ नहीं आना और इसके अंदर से कुछ नहीं छोड़ना, तो क्यों चीजें कंफ्यूज करते हो? पहली बात ये कर रहे होते हैं कि हम मुख्तलिफ स्टडी की चीजें ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। सिंपल एक बुक रखें, उसके आप अपने नोट्स बनाएं, जो भी रखनी है बुक, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है उसमें। मैं आगे बता दूंगा कि क्या इश्यूज होते हैं क्या नहीं होते और बेस्ट अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। लेकिन जो भी बुक रखें, एक रखें। लेक्चर लेनी है तो सिर्फ एक टीचर के लें, नहीं लेने तो ना लें, लेकिन आपकी स्टडी की अप्रोच एक होनी चाहिए। खुद को कंफ्यूज नहीं करना। हम पता क्या करते हैं, हमारा जो स्टडी का टाइम है जिसमें हम बैठ के पढ़ने की कोशिश करें या हमें चाहिए कि हम बुक को पढ़ें, हम यूट्यूब पे पढ़े होते हैं और सर्च कर रहे थे हाउ टू पास BMBS, हाउ टू क्या कहते हैं सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाउ टू। ये यकीन करो कि उनका बिल्कुल फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने जमीर को क्या कहते हैं सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि मैंने आज का काम कर लिया भाई, ठीक है। आप अपने जमीर को तबके दे के सुला देते हो कि आज का काम हो गया, इसके बाद मैंने एफर्ट नहीं करनी। सेम इस तरह हमारे कॉलेजेस में होता है कि जब हम क्लास में जाते हैं, हमने सिर्फ अगर कॉलेज में एक क्लास भी लेनी हो ना दिन में एक सब्जेक्ट की, वापस आके हम इतने मुतमईन हो चुके होते हैं कि आज का हमने सारा काम कर लिया है। एक क्लास ले ली तो हमारा पूरा दिन यूज हो गया, अब हमने सोना है, खाना है, पीना है, मोबाइल यूज करना है, दैट्स इट। तो मैं ये सोचता हूँ कि ना कभी कभी मेरे ख्याल में आता है कि कॉलेजेस में जाने का फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। हम अगर आप इतने मैच्योर नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, 1 घंटे की क्लास लेके आते हैं, आधा पौना घंटा हमें जाने में लगता है, आधा पौना घंटा हमें आने में लगता है। उसके दौरान 1 घंटे की क्लास लेने से हमारा ज़मीर तो वैसे ही मुतमईन होकर सो चुका होता है, ठीक है, उसको तो हमने घास खिला ही दी होती है। बाकी रही सही कसर हमारी थोड़ी सी थकावट पूरी कर देती है, तो भैया जी हॉस्टलाइज हैं तो फिर वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया, सो के और मोबाइल पे लग के हमने गुजारना होता है। तो लिहाजा ये वाली हरकत नहीं करनी कि आप 5-7 टीचर्स की बुक उठाएं या 2-4 जगहों से आप नोट्स लें या 3-4 बुक्स यूज करें या 2-4 लेक्चर यूज करें या आप सोशल मीडिया या कहीं पे हेल्प करने की बिला वजह सर्च करने की कोशिश करें चीजों को कि कुछ शायद अच्छा मिल जाए। वो सिर्फ आप अपने जमीर को मुतमईन कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि हाउ टू स्टडी बुक एंड विच बुक शुड बी यूज्ड, कि भाई कौन सी स्टडी हम करनी है बुक और कैसे यूज करनी है। सबसे पहली बात है सजेस्टेड अप्रोच टू रीड स्टडी टेक्स्ट। एक बात मेरी ध्यान में रखें बेटा जी, सबसे अहम, सबसे ऑथेंटिक, सबसे परफेक्ट जो हमारे पास बुक है, जो पास कराने वाली चीज है, वो हमारे पास आई कैप की बुक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे क्या होंगे, इसको पढ़ना कैसे है, इस पे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं और वहां पे क्वेश्चन या हम बाहर खड़े होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ना काफी सारे मुख्तलिफ किस्म की भांत भांत के लोग मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे अन्य वाह पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम बैठ के नोट्स, उस टाइम बैठ के पास पेपर देख रहे होते हैं। कुछ होते हैं खड़े आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ साइड पे खड़े होकर सूटा लगा रहे होते हैं, कुछ बेचारे मुंह खोल के खड़े होते हैं कि भाई ऐसी करना की है, हम करने क्या आए हैं। कुछ जो होते हैं फर्स्ट टाइम बेचारे शादी हाल में आ रहे होते हैं और वो बड़ा खुश हो रहे होते हैं देख के। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना, इस तरह की मुख्तलिफ हमें क्राइटेरिया मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस लोग वो होते हैं जो वहां पे खड़े हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या वो तैयारी पूरी करके आए हैं भी नहीं है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने स्टडी टेक्स्ट के अलावा कोई और बुक यूज की होती है और वहां पे खड़े होकर एक दूसरे के साथ अपने कंसेप्ट मैच कर रहे होते हैं कि भाई मैं पूरा सिलेबस करके आया हूँ कि नहीं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कौन सी बुक है ये वो। फिर ये होता है कि अगर आप खड़े हैं, आप उनमें से हैं जो एग्जाम हॉल का खुलने का वेट कर रहे हैं, अंदर जाके आपने पेपर देना है और 7 बंदे 2 खड़े डिस्कस कर रहे हैं और उनके कोई डिस्कशन आपके कानों में पड़ जाती है, कुछ वर्ड आपके कानों में पड़ जाते हैं और जो आपने कभी देखे नहीं होते, हो सकता है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हो सकता है कोई और सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो। आपने इसी सोच में पड़ जाना है कि भैया मैंने फलाने सर की बुक यूज की थी, क्या उसमें सिलेबस छूट तो नहीं गया कुछ, क्या उन्होंने कुछ चीजें मिस नहीं की थी। मैं आपको बता सकता हूँ इकोनॉमिक के 2 मेन टीचर हैं, दोनों की बुक उठा के देखें, एक के अंदर एक पूरा चैप्टर मिस है बुक के अंदर। और जब मैंने अटेम्प्ट दी थी तब उसके अंदर उस चैप्टर का पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन था जो मेरे से रह गया था। खैर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह तब भी निकल गया था। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि क्या हमने वो सिलेबस छोड़ तो नहीं दिया, क्या हमारी एक्सप्लेनेशन मिस तो नहीं होगी, क्या हम सीक्वेंस ठीक कर ही गए हैं। और भाई जो क्वेश्चन आना है, क्या वो सर ने पेपर थोड़ी बनाना है, सर ने वर्डिंग यूज किया, सर ने अपनी मर्जी के हेडिंग्स बनाई हुई हैं, क्या पता आई कैप में कैसे हेडिंग्स आती हैं, किस तरह के वर्ड यूज करता है वो। तो इस तरह की टेंशन आपका आधा पेपर पहले फेल करा देती है। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे क्या होता है, जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो वर्डिंग होती है वो स्टडी टेक्स्ट की यूज हुई होती है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना एक्चुअली आर्ट है, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, बुक को कैसे पढ़ना है। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब ये है कि हम जब वहां पे खड़े होते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर तो वर्डिंग स्टडी टेक्स्ट की यूज हुई होती है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ वर्डिंग होती है। टीचर अपनी हेडिंग यूज करता है आसानी के लिए,
भाई वो आपकी आसानी है, एग्जामिनर को तो आसानी नहीं चाहिए। उसने तो क्या करना है, सिंपल सी स्टडी टेक्स्ट उठानी है, उसमें से आपको क्वेश्चन झाड़ देना है, आपकी मर्जी करे ना करे, ठीक है। तो लिहाजा एक झंझट हमारा ये छूटा कि हमें ये टेंशन खत्म हो जाती है कि हमने क्या कहते हैं कोई सिलेबस छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो वर्डिंग एग्जैक्टली मौजूद होती है जो क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। तो हमें वर्डिंग से, हमें टेक्निकल पॉइंट से, हमें एक क्रिटिकल वर्ड से पता चल जाता है कि ये कहाँ का बुक है। इतनी थ्योरीज नहीं याद रहती, हमें नाम नहीं याद रहते, अजीब अजीब से नाम है और वो अंग्रेजों के नाम है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम मीदा शीदा तो याद रख सकते हैं, ये तो याद नहीं रखते होते। तो लिहाजा हमें नाम नहीं याद रहते। तो हमें कुछ वर्ड्स होते हैं हर थ्योरी के अंदर जिनको हमने हाईलाइट करना होता है कि अगर ये वर्ड क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा, मैं भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, तब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन उस थ्योरी से रिलेट कर रहा है। अगर वो नाम नहीं भी देता तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप बुक स्टडी टेक्स्ट यूज करते हैं। दो फायदे हो गए। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जब आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो पूरी स्टडी टेक्स्ट में आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप याद करें। मैं आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ने का कह रहा हूं, याद करने का नहीं कह रहा। एक पॉइंट फिर से ध्यान में रखें, स्टडी टेक्स्ट सिर्फ पढ़नी है आपने, पढ़ के स्टडी टेक्स्ट से अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के उनको याद करना। याद आपने नोट्स करने हैं, पढ़नी आपने स्टडी बुक टेक्स्ट है। मैं आपको बताऊं कि हम ना कुछ अपर लेवल के अंग्रेज दान है। हम कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर प्रोड्यूस करें। हम इसकी जगह पे एम लगा देते हैं, मे की जगह पे वाई लगा देते हैं, पूरी की पूरी अंग्रेजी का बेड़ा करके सत्यानाश कर देते हैं। पूरा जो पैराग्राफ होता है उसका सेंस ही चेंज हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर को कोई जल्दी नहीं होती, जब वो आपका पेपर चेक कर रहा हो तो अच्छी खासी फीस ले रहा होता है, ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, घरों फुल वेला होता है, तो उसे तो जरूरत ही नहीं होती कहीं जाने की। वो तो एसी के नीचे बैठा, सुकून से ठंड माहौल है, चाय उसे मिल रही है, खाना मिल रहा है, उसने वहीं पे बैठ के आपका पेपर चेक करना है, तो वो तसल्ली से करेगा। ये बात छोड़ दें कि वो आपका अब्रप्टली या ऐसे तुक्के में कर देगा, ये कहेगा यार छोड़ो, दफा करो, नहीं समझ आ रही, नंबर 2 4 की जगह 2 दे दो, जान छूटे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा हमें वहां से काफी सारी वोकैबुलरी मिल जाती है बुक के अंदर से। तो तीसरा फायदा क्या होगा कि हमारे अपने नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। चौथा यह है कि हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। पांचवा फायदा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप ICAP की स्टडी टेक्स्ट करते हैं उसमें पास्ट पेपर इंक्लूड नहीं है। कोई भी आप बुक उठाएंगे उसमें पास्ट पेपर इंक्लूड होता है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम जिस सीक्वेंस से बुक पढ़ रहे होते हैं, बीच में क्वेश्चन आया, हमने उसी सीक्वेंस से पढ़ना है, आगे निकल जाना है। ICAP के लिए हम क्या करेंगे कि हम चैप्टर कंप्लीट करके पास्ट पेपर उठा के देखेंगे। तब हम जब पास्ट पेपर करेंगे तो हम दोबारा से बुक खोलेंगे और दोबारा से आंसर देखेंगे। हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हमारे अगर कोई चीजें पहले रिवीजन में मिस हो गई वो हमें दोबारा आ जाएंगी। किसी भी बुक से हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उस सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही हम आंसर पढ़ते जाएंगे जैसे हम पीछे सारी बुक पढ़ के आ रही हैं। तो हमारी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उसके बाद बेटा जी BMBS को काफी टाइम हो गया है इंक्लूड हुए, मतलब अगर हम नॉर्मली भी देखें तो 2013 से अब तक कितनी अटेम्प्ट हो गई है, तकरीबन 14-15 अटेम्प्ट हो ही गई, ठीक है। अगर हम ज्यादा पीछे चले जाएं, सिलेबस कोई खास चेंज नहीं हुआ था, BCBMBS जब अलहदा हुआ था, तो हम पीछे भी चले जाएं तो ICAP के अब तक 40, 45, 50 प्लस अटेम्प्ट हो चुकी हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा टॉपिक रह गया है बुक में जो अभी तक ICAP ने टेस्ट ना किया और किसी एंगल से टेस्ट ना किया। तो क्वेश्चन हमेशा जो आएगा वो पास्ट पेपर से आएगा। वो मेल की जगह फीमेल कर देगा, शीदे की जगह मीदा कर देगा, टाइम फ्रेम चेंज कर देगा, कंपनी का नाम चेंज कर देगा, कुछ भी कर देगा, क्वेश्चन उसका वैसे ही रहेगा। तो लिहाजा उसके बाद ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक हो गया स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने का। तो हमने इस डिस्कशन से क्या निकाला कि हमने पढ़ने स्टडी टेक्स्ट है, याद बिल्कुल नहीं करनी, हम उसके नोट्स बनाए यार। उसके बाद दूसरी बेहद चीज ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो है BMBS बड़ा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है। आप अगर हम BMBS की स्टडी टेक्स्ट देखते हैं तो इसके हमारे पास जो पेजेस बनते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 290 है, ठीक है। इसके टोटल 11 से 12 चैप्टर हैं। पहला दूसरा चैप्टर इसका मोस्ट लेंथी चैप्टर है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैनेजमेंट कंसेप्ट जो चैप्टर है वो 29 पेजेस का है जिसको हमने पढ़ना है। अगर मैं इसको अपने नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ बेटा जी, तो ये बामुश्किल मेरे पास 10 पेजेस बचते हैं जो मैंने याद करने हैं। 10 पेजेस बन रहे हैं मेरे पास जो मैंने याद करने हैं। याद करने वाले मेरे 29 पेजेस में से सिर्फ 10 पेजेस है। अगर आप एक चीज को, बुक को इस तरीके से पढ़ने का समझ लेते हैं कि आप बुक में से क्या पढ़ रहे हैं, उसको आपने कैसे पढ़ना है, अगर आप हर टॉपिक में से क्रिटिकल वर्ड निकाल सकते हैं तो आपकी बुक में से तैयारी जैसी हो सकती है। फेल होने का चांस ही नहीं बनता, फेल होने का चांस ही नहीं है। ओके, दूसरे नंबर पे आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़ते हुए क्या करना है, आपने हर पोर्शन का, हर थ्योरी का, हर टॉपिक का एक क्रिटिकल वर्ड ढूंढना है कि एक वर्ड जो होता है हर थ्योरी का वो डिफरेंट होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो
रिकरिंग चीजें हैं या चीजें क्या कहते हैं सेम नाम से कौन कौन सी चीजें आती हैं। दो चीजें अगर आप ये कर लेते हैं आपको पेपर में आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के रेफरेंस से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आप सबको पता है कि 10 मिनट रह गए हैं पीछे मीटिंग के, 10 मिनट बाद ये सेशन एंड होगा, फौरन नया लिंक मिल जाएगा, आप नए सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। ओके, अब हम बात करता हूं जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं। आमना मौजूद है यहाँ पे, क्या कहते हैं किंजा भी मौजूद है, और मेरे ख्याल में हाशिम मुदस्सिर भी अगर मौजूद हैं तो उनको आइडिया होगा, उनको मैं सारी चीजें बताता आया हूँ, तो लिहाजा आपके लिए रिपीट होंगी। अगर बोर हो रही हो तो मेरी तरफ से माजरत है आपके लिए। बाकी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो गौर से सुनते जाएं। अब अगर यहाँ पे मैं एक चीज बात करूं तो हम सिंपल एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, हम पहला चैप्टर ही देख रहे हैं और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक देख रहे हैं। हम इस चैप्टर को देखते हैं जरा एग्जांपल के तौर पे कि हम बुक को पढ़ते हुए क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद कंट्रोलिंग रिसोर्सेज ब्ला 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 ब्ला। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। इस पूरी डेफिनेशन के दौरान हमारे पास जो वर्ड था, एक टेक्निकल वर्ड प्रोसेस मिला। अगर मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन लिखनी है तो जब तक हमें ये प्रोसेस नहीं आएगा वर्ड, हमारी डेफिनेशन के मीनिंग पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं था समझा रहा था, ये अब समझाने लगा हूं। ये पॉइंट आप देखें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 पॉइंट जो हैं हेनरी फ्योल ने इनको 5 स्टेप्स ऑफ क्या कहते हैं 5 स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कहा है। सेम यही चीजें कहीं पे आगे चल के रिस्पॉन्स ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट आएंगी, सेम यही चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, यही चीजें क्या कहते हैं जाके आगे किसी और नाम से आ रही हैं। तो इस चीज के 4 से 5 नाम यूज हो रहे हैं बाकायदा, इस एक चीज के सेम यही चीजें हैं, सेम सारा कुछ यही है। उसने हेडिंग सेम रखी है तकरीबन, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके यही चीजें लिख रहा है, लेकिन उसके नाम 5 हैं। अब अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भैया जी कि इसकी क्या इसके क्रिटिकल पॉइंट है या टेक्निकल चीजें हैं, तो आप इस चीज को कैसे याद कर सकते हैं? आप अगर ये स्टेप्स याद करके बैठे हैं, आपके लिए आ जाता है ड्यूटीज लिखनी है आपने मैनेजमेंट की, सेम यही ड्यूटीज हैं, आपको दोबारा से रट्टा मारना पड़ना है, आपने जाके वहां पे रिपीट करनी है चीजें। तो एक चीज याद करने से आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पे जो क्या कहते हैं एक ही थ्योरी के 2 से 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अगर हम बुक को देखें तो ये बहुत लेंथी वहां पे लिखी हुई है चीजें। सिंपल आपने इसमें से एक एक डेफिनेशन उठानी है, एक एक लाइन अपने नाम की निकालनी है, बाकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है जो आपसे एग्जाम में प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर नहीं होती। आपने वो याद नहीं करनी, वो सिर्फ हमें वोकैबुलरी प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ हमें हेल्प करती है कि जब हम एग्जाम में जाएं तो हम ये वाली वर्डिंग यूज करें। इसके अलावा उसका और कोई फायदा नहीं होता। अगली चीज जो मैं समझा रहा था वो होता है टेक्निकल वर्ड। क्वेश्चन आया है बेटा जी, हु, व्हाट इज दिस? मरीनाज हु से क्या मुराद? आप माइक ऑन करके पूछ लें। सॉरी सर, ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर से एक क्रिटिकल वर्ड ढूंढना है। मैं आपको बता देता हूं कि हम कोई थ्योरी देखते हैं यहाँ पे और उसके बाद उसको करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो हमें किस वर्ड से पता चलेगा। देखो, 2 चीजें होती हैं, या तो वो बाय नेम आपको थ्योरी दे दे, सही हो गया, या ये है कि वो आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे, बाय नेम ना पूछे। फॉर एग्जांपल, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके साथ मैंने क्रिटिकल वर्ड ऐड कर दिए हुए हैं, खैर स्टूडेंट्स की इसके लिए इजमेंट के लिए। तो अगर वो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल कह देता है तो दैट्स फेयर इनफ, ये गुड है, हमें पता चल जाएगा हमने क्या लिखना है, 14 प्रिंसिपल कौन से थे। लेकिन यहाँ पे वो एक प्रैक्टिकल केस देता है और कहता है एट द एंड के भाई गुड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लिखो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी थ्योरी है। तो इस पूरी थ्योरी के अंदर हमने तब ये वर्ड निकाला था कि अगर क्वेश्चन में नाम आ रहा हो फ्यूल का या ये वर्ड आ रहा हो, ये पूरी बुक में आगे कहीं पे ये वर्ड यूज नहीं हुआ, प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट सिर्फ फ्यूल के, तो लिहाजा इन 2 में से क्वेश्चन के अंदर एक चीज मस्ट होगी। अगर इन दोनों में से कोई चीज आती है तो हमें फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कौन सी थ्योरी है। तो जब आप पढ़ने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उसके अंदर क्रिटिकल वर्ड कौन सा है उस क्वेश्चन में से। यही मैं आपको समझा रहा था। हम किसी भी टीचर की बुक करेंगे उसने अपनी वर्डिंग लिखी होगी, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर हमेशा स्टडी टेक्स्ट की वर्डिंग यूज होती है। हमें क्रिटिकल पॉइंट स्टडी टेक्स्ट से मिलते हैं, हमें उस बुक से नहीं मिलते। तो हमने ये सबसे पहले हाईलाइट करना है कि इस थ्योरी का क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इन केस के अगर वो नाम नहीं देता तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट कहता है तो हमें फौरन पता चल जाए कि भैया जी ये फ्यूल है। सेम इस तरह के अगर वो कहता है लेंडल ऑर्विक के ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बताएं या प्रिंसिपल ऑफ लेंडल ऑर्विक बता दें, हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि भाई ये भी प्रिंसिपल है ये भी प्रिंसिपल है। यहाँ पे मसला किस चीज का है, डिफरेंस किस चीज का है भाई? यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट है।
आपको ये आइडेंटिफाई करना है उस थ्योरी के अंदर से। अगर वो नाम नहीं भी देता, सिंपल कह दे कि प्रिंसिपल ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ आइडियल ऑर्गेनाइजेशन आप स्टेट करें, आगे किसी जगह पे किसी और थ्योरी के अंदर ये वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। अगर वो नाम नहीं देता तो क्या करेंगे, वो कहता है सिंपल आप प्रिंसिपल लिखें गुड ऑर्गेनाइजेशन के, आप इन दोनों को कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर वो कह देता है कि भाई लिंडल और विक के प्रिंसिपल लिखें, हम फिर भी कंफ्यूज कर जाएंगे। हमारे लिए यहाँ पे वर्ड होगा कि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं। इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आपको बुक पढ़नी पड़ेगी अगर आपने बीएम पास करनी है तो। ठीक हो गया। सेम इस तरह ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 4-5 लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन में वो वाइबर का नाम नहीं देता, वो कहता है कि भैया आइडियल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कौन कौन से रूल हैं या एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या क्या एसेंशियल्स मौजूद है। आपको क्या पता है कहां से आया है, रोजमेरी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो काफी सारे लोगों ने किया हुआ है। तो वेबर की जो थ्योरी होगी, जो क्या कहते हैं उसका अंदर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारे पास, क्रिटिकल वर्ड जो है वो हमारे पास आइडियल ब्यूरोक्रेसी है। जो आगे रोजमेरी बात कर रही है वो जस्ट ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही है, वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करने हैं, हाईलाइट करने हैं। अगर ये पॉइंट आपको याद हो जाते हैं, आप एग्जाम में ऐसे ऐसे बैठ के उसको क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चीज कहाँ से आ रही है तो कहाँ से नहीं आ रही। हम बुक को स्टडी करने का तरीकाकार समझ गए। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे इन 2 पॉइंट पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो लिहाजा थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, आपको बहुत फायदे होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि हम जब बीएम की बुक पढ़ेंगे तो हमने खुद को क्या समझ के पढ़ना है। बीएम इज जस्ट अ स्टोरी टाइप, ये स्टोरी टेलिंग है, ये कहानी पढ़ाना है, ये कहानियां सुनाना है। जब तक आप इसको कहानी बना के नहीं करेंगे, जब तक आप इसको कॉमन सेंस के साथ, किसी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ इसको डील नहीं करेंगे, खुद को किसी पोजीशन के ऊपर मेंटेन करके नहीं रखेंगे, तब तक आप इसको समझने में बहुत मुश्किल होगी। आपको ये देखना होगा कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या ये आप एज ए मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं। आपको ये देखना है कि एक थ्योरी क्या आप मैनेजमेंट पे पढ़ रहे हैं या आप मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं। मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, मुझे आज वहां पे तीसरा लेक्चर मेरा चल रहा है, तो जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद है मैं उनको बार बार ये कह रहा हूँ कि हम मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं, लीगल फैक्टर उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनको पॉलिटिकल फैक्टर पढ़ा रहे हैं, हम उनको डिफरेंट लॉज समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको कैसे ये चीजें इफेक्ट करती हैं, और अगर ये चीजें मार्केट में आ जाए तो इसको कैसे क्या कहते हैं टैकल करना है, आपने इनके अंदर चेंजेस होंगे। तो आपको हर थ्योरी के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त आपकी क्या पोजीशन है। आप एज ए मैनेजर वो चीज पढ़ रहे हैं या आप मैनेजमेंट को समझा रहे हैं। अपना खुद का एक रोल डिफाइन करें पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए कि आपका इस टाइम इस थ्योरी के ऊपर रोल क्या है। आप स्टोरी डेवलप करें। जब आप वो स्टोरी डेवलप करेंगे, अगर आप में से किसी को अभी तक नहीं टेक्निक बुक पढ़ने की, तो मेरे कुछ लेक्चर मौजूद हैं ट्रायल में, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, मैं आपको उनका लिंक भेज दूंगा। आप उसको लाजमी देखिएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि बुक को पढ़ना कैसे है। ठीक हो गया। तो लिहाजा अपने आप को किसी रोल प्ले में रख के बुक को पढ़ें। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे एक चीज लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन के साथ रिलेट करती है, वो ये है कि बेटा जी जो हम बुक पढ़ते हैं ये स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रैक्टिकल केसेस नहीं है। हमें क्या होता है कि हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उठा के एज इट इज प्रोविजन प्रोड्यूस कर देते हैं, एज इट इज थ्योरी प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारी सबसे गलत अप्रोच है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड आंसर के मुताबिक अमेंड करना है। हमारा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के मुताबिक इन स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए आंसर होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक पास पेपर निकालते हैं, जो भी एक रिसेंट मैंने टेस्ट भी लिया, उसके अंदर से मैंने एक टेस्ट लिया, उसके अंदर था द टर्म ब्यूरोक्रेसी में इंडिकेट नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ एक्सेसिव रिलायंस ऑन कम्बरनेस रूल्स एंड क्या कहते हैं कम्बरसम, क्या है यार कम्बरसम, मुझे नहीं वर्ड आज तक नहीं याद हुआ, सॉरी, जो भी है। तो रेगुलेशन एंड देयर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन रिजल्टिंग इन डिलेज एंड फ्रस्ट्रेशन। However, Rosemary Stewart stated that bureaucracy is an essential feature of respect by the work environment. Explain briefly the reason why she considered bureaucracy to be an essential feature in all organization. इस क्वेश्चन के बाद भैया जी हमने क्या किया कि हमने रोजमेरी का नाम देख लिया, हम पागल हो गए। हमने आंसर शीट उठाई, हमने बॉल पेन उठाया, धड़ाधड़ रोजमेरी के जो उसने क्या कहते हैं एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के फीचर बताए थे, हमने लिख के साइड पे मारा और खुश हो गए कि भाई 9 नंबर हमें मिल गए हैं। ये हमारी खाम ख्याली है अगर हम वो लिख लें कि हमारा नंबर 0 है, सिर्फ 0 है। वजह हमने वहां पे जो पढ़ा, हमने रोजमेरी के क्या पढ़ा है, हमने रोजमेरी का जाके देखते हैं आगे रोजमेरी ने हमें क्या बताया। रोजमेरी ने भैया जी हमें बताया है कि फीचर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के एक कौन सी ऐसी ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी है
या एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ब्यूरोक्रेटिक है नहीं है? उसने 4 फीचर दे दिए कि भैया अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 फीचर मौजूद है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक है। उसने सिंपल फीचर दिया, उसने हमें स्टैंडर्ड बता दिए कि भैया जी ये 4 फीचर मौजूद हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आ जाए। हमारी आवाज आ रही है? क्लियर है बेटा जी? यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाए सारे आ जाए। आमना आप आ गए हैं? आमना नहीं आई, किंजा मौजूद है? आमना पहुंचा है वो जरा, क्योंकि ये इन्होंने टेस्ट दिया हुआ इन बच्चों ने, तो इनको ये है कि इनके साथ डिस्कशन हो जाएगी, मुझे एक सेपरेट से क्लास नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी। होप सो समझ आ जाए, नहीं तो करनी पड़नी है, मजबूरी है भैया जी। क्या कहते हैं किंजा, समझ आ रही है चीजें? जी सर, आ रही है। अच्छा, आमना शायद लेट हो जाएगी, हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो वो रिकॉर्डिंग बाद में उसे बता दीजिएगा, वो ले लेगी। ओके, तो हमने क्या देखा कि भैया जी उसने तो ये पूछा ही नहीं है जो हम प्रोड्यूस करके बैठ गए, हमने स्टैंडर्ड लिख दिया है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब एक और बात जहन में रखिएगा कि जो एग्जाम के 60 to 65% क्वेश्चन होते हैं जिनको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता है, एक्चुअली वो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है सारे के सारे। ठीक हो गया? उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 नंबर का पेपर जो होता है जिसको आप प्रैक्टिकल कहते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये है। बाकी एक लंबा चौड़ा अगर वो सिनेरियो देता भी है तो एट द एंड उसकी रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती है। इस तरह का कोई 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 नंबर के, जो कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट के लिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए होते हैं, जिनको वाकई ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमने वो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में भाई साहब कह रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड पढ़ के आ गए हैं, उसने खुद बता दिया है कि भाई रूल्स हैं, वहां पे रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है, डिलेज फ्रस्ट्रेशन वगैरह, ये सारा कुछ है, रूल तो उसने बता दिए हैं। पूछ हमसे क्या रहा है कि भैया जी उन रूल को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करके बताओ कि आज क्यों जरूरी है वो रूल अप्लाई करना, आज वो रूल अप्लाई करना आज के दौर में क्यों जरूरी है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, मुर्शिद साहब, मुर्शिद लादेन जाफरी साहब फरमाते हैं ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, तो अब ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा। तो ये आपको खुद अपना जो क्या कहते हैं विजन है वो इंक्रीज करना पड़ना है, अपनी कॉमन सेंस, आपकी अंग्रेजी जो है उसको हमेशा क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट करें। क्वेश्चन हमेशा उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद समझेंगे वो कह क्या रहा है। यहाँ पे अगर आपने स्टैंडर्ड ही प्रोड्यूस करने थे तो उसने खुद बता दिया कि भाई रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन भी होती है, तो सारे उसने बता दिए रूल। वो कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, मुझे पता है आपने रट्टे लगाए हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे उस स्टैंडर्ड को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाएं। मुझे बताएं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाने के लिए, एज पर क्या कहते हैं जो रोजमेरी स्टूवर्ड है उसके आइडियाज के मुताबिक आप क्या करेंगे कि जो उसकी स्पेशलाइजेशन थी या उसके जो बाकी पॉइंट्स थे जिसमें वो कहती है कि सिस्टम ऑफ रूल या इम्पर्सनल, इनको आप प्रैक्टिकली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करेंगे? क्वेश्चन के साथ। आपने क्वेश्चन की वर्डिंग जितनी ज्यादा यूज हो सके वो करनी है, आंसर में क्वेश्चन की वर्डिंग ज्यादा यूज करनी है, आप उसको रिलेट करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी क्यों जरूरी है कि किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वजह क्या है कि वहां पे जो वर्क स्ट्रक्चर होता है या चीजें मैनेज हो रही होती हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी होती हैं, उनको किसी एक पैटर्न में होना सबसे जरूरी है। कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए ताकि टाइमली डिसीजन हो सके। तो लिहाजा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इस वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी मेंटेन करती हैं ताकि डिसीजन मेकिंग भी तरीके से हो, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट भी तरीके से हो, हर चीज एक पैटर्न में चलती रहे। सिस्टम ऑफ रूल्स क्यों होता है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ रूल्स क्यों इंप्लीमेंट करती हैं अपने उसके अंदर, उनकी क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे इम्पर्सनल तरीके से क्या कहते हैं चीजों को अगर डील किया जाए तो जो एम्प्लॉयज हैं वो कहते हैं इक्वालिटी डिमांड करते हैं, वो इस तरह की चीजें सारी
जो जॉब होती है वो कम्प्लेक्स नेचर्स की होती हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन या एक चीज की रिटन फॉर्म में हर चीज की क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है। इस वजह से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम ऑफ रूल अप्लाई करते हैं। इम्पर्सनल क्या है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि पूरी पूरी क्या होती हैं, क्या कह सकते हैं आप, तंजीमें होती हैं इनकी, लेबर की, इन सारों की, वहां पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इक्वालिटी डिमांड करते हैं। तो लिहाजा उसको प्रॉपर तरीके से हर एम्प्लॉय को उसके इक्वली राइट मिलने के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अपने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्मूथली चलाने के लिए इम्पर्सनल या ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लाई करनी है, आपने ये बताना था। तो हर पेपर में 20 से 25 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको ये बताना होता है कि भैया जी स्टैंडर्ड हम पढ़ के आए हुए हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। थोड़ा सा इसका सजेस्टेड आंसर भी देख लेते हैं कि क्या सजेस्टेड आंसर थे भाई साहब ने दिया है। तो वो देखें ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या बताया, पहला उसने फैक्टर बताया कि ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका सबसे बड़ा मसला क्या होता है, ग्रोइंग साइज होता है। तो लिहाजा अगर एक बड़ा साइज के ऑर्गेनाइजेशन का है तो वहां पे इंडिविजुअल्स के दरमियान में ड्यूटीज वगैरह सारा कुछ स्पेसिफाई होनी चाहिए, अथॉरिटी स्पेसिफाई होनी चाहिए ताकि वो काम जो है समुद्री तरीके से करते रहें। लिहाजा इसलिए वो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक हो गया। देखें अकॉर्डिंग टू रोजमेरी स्टुअर्ट ब्यूरोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज एसेंशियल फीचर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अगर हम बुक में देखें तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें ज्यादा से ज्यादा पास पेपर की प्रैक्टिस से, बुक को क्रिटिकली पढ़ने से, बुक पढ़ने के दौरान अपना स्पेसिफिक रोल डिफाइन करने से, अपने खुद के नोट्स बनाने से और चीजों को एक शेड्यूल के मुताबिक तैयार करने से हमें आएंगी। ठीक हो गया, चीजें समझ आ गई होगी उम्मीद है। ओके, दूसरे नंबर पे क्या मसला आ रहा है, हम थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में मैं एक पॉइंट जो है इसमें से जहन में से स्किप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे भी आएगा मैं साथ ही उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। तो हम आंसर करते वक्त क्या कुछ गलतियां कर रहे होते हैं एग्जाम में, हमने ये चीज भी देख ली इसी के दौरान ही। ठीक हो गया। अभी तक हमने क्या सबक सीखा कि भैया हम ICAP की बुक यूज करेंगे, हम उसमें से अपने नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से चीजों को लिखेंगे, पास्ट पेपर की जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी वो करेंगे, शेड्यूल के मुताबिक चीजें करेंगे, ठीक है, और आराम से बैठ के चीजों को देखेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट अ स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर ICAP में क्वेश्चन आ रहा है किसी बुक के अंदर, एक लंबी चौड़ी डिटेल दे रहा है और वो कहता है कि भैया जी एट द एंड वो कोई स्ट्रेट सा ही आंसर पूछ लेता है, मतलब वो बाद में एट द एंड कहता है कि कोई किस्म की कोई स्ट्रेट सी चीज बता दें या स्ट्रेट सी प्रोविजन आपने प्रोड्यूस करनी है, तो इस तरह की कोई चीज आपसे पूछता है। देखो कि ये वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा सही था। कहाँ पे है कमिटमेंट वगैरह, तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, कौन सा क्वेश्चन है बेटा जी, एक मिनट मुझे देखने दे जरा। सोल्यूशन 2 का बी है, इसमें सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन था। अगर सीधा सीधा सा जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 2 का बी का, तो अब हम देखते हैं इसमें ICAP की अप्रोच क्या है। अब हम जो चीज देखने वाले हैं, हाँ ये पॉइंट ही मैं स्किप कर रहा था, ICAP की अप्रोच देखते हैं कि वो आपसे क्या डिमांड करता है। मुझे आप बताएं कि इस पूरे आंसर के दौरान कहाँ पे एक लाइन से बड़ा जो है वो सेंटेंस मौजूद है सिवाय शुरू वाले इंट्रोडक्शन के। कहीं पे आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, कहीं पे आपको 2 लाइनें मिक्स हुई नजर आ रही हैं, कहीं आपको बड़ी लंबी चौड़ी मुश्किल सी वर्डिंग यूज आ रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप अपनी बुक को पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं याद कर सकते, आपके पास चांस नियर टू मिनिमम है, बहुत मिनिमम हो जाते हैं। ICAP आपसे सिंपल सेंटेंस डिमांड कर रहा होता है, आप इस फॉर्म में लिखें जिस तरह हम कच्ची पक्की में लिखा करते थे, इट्स अ टेबल, इट्स अ गुड टेबल, इट हैज 4 लेग, इट्स कलर इज व्हाइट एंड ब्लैक। ये उस तरह की इंग्लिश यूज हुई पड़ी है। आप क्या करते हैं कि आप पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एट द एंड क्या होता है कि आप सारे का सारा पैराग्राफ का सेंस कोई पता नहीं खिचड़ी बना देते हैं, उसमें से BM तो नहीं निकलती, मे भी कोई क्या कहते हैं अलादीन का जिनी निकला है उसमें से तो निकला, और तो कुछ नहीं निकल रहा होता। तो लिहाजा अपनी ड्राफ्टिंग पे फोकस करें, अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, इस पे हम मजीद आगे चल के डिस्कशन करते हैं। तो हमें ICAP के अप्रोच से क्या पता चला, सबसे पहले वो कह रहा है कि बुक को पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो आपसे लंबे सेंटेंस नहीं मांग रहा, पॉइंट की फॉर्म में अपने आंसर दे रहा है, सजेस्टेड आंसर भी उसके पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है, और सिंपल सी वर्डिंग में यूज करो, सिंपल सेंटेंस लिखो, ज्यादा उसमें ना जाओ कम्प्लेक्सिटी में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटा जी, हाउ टू अटेम्प्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस पे हमने डिस्कशन कर ली है कि कैसे करना है। हमने सबसे पहले एक और चीज हमें कैसे पता चलता है कि एक क्वेश्चन स्ट्रेट है या प्रैक्टिकल है, मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें भी हमने कहा कि 2 टाइप हैं।
तो सबसे पहले तो आप कुछ चीजें हैं जिस पे मुझे भी अभी कहते हैं, एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था कि उसके ऊपर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। टाइम नहीं मिल रहा आपके सामने, सुबह से बैठा हूं, अभी तक लेक्चर ही दे रहा हूं, मेरे सुबह 10 बजे से लेक्चर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा दुआ किया करें हमारे हक में भी, अल्लाह ताला इस गले को मजबूत रखे, वरना बोलने पे अगर लाइफ है बंदे की, खाने रिस्क के अलावा बोलने पे अल्लाह ताला रख देता तो 2 साल भी नहीं निकाल लेते हमने। अच्छा खैर, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, हमारी खैर है इंशाल्लाह। ओके, तो बात ये हो रही थी कि बेटा जी कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर। आप में से कितनों को पता है कि एक्सप्लेन, नरेट, डिफाइन, डिस्कस, डिस्क्राइब, इनके मीनिंग में क्या फर्क है? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक इस चीज के ऊपर फोकस किया होगा कि इन वर्ड्स का एक्चुअली मतलब क्या है। एक्सप्लेन का मतलब क्या है, नरेट का मतलब क्या है? हमसे नरेट कहा जाता है, हम एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। सिंपल अभी मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आप इन वर्ड्स के अगर मीनिंग जान जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना तकरीबन 70% खत्म हो जाएगी टेंशन। दूसरे नंबर पे क्या तरीकाकार हो सकता है? दूसरे नंबर पे आप जितनी पास्ट प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी कि क्या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या स्ट्रेट क्वेश्चन है। चौथे नंबर पे आखिरी जो मैंने तीसरा पॉइंट बताना है वो ये है कि अगर आप एग्जाम के अंदर अपन स्टडी टेक्स्ट पढ़ते हुए आप क्रिटिकल पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं तो एट द एंड आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होती है, आप बुक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते होते हैं। ठीक हो गया? तो क्या हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का? वेदर प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर ब्रीथिंग। आपकी सांस लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन की। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे पॉइंट फॉर्म का एक और फायदा क्या है। बेटा जी हमारा क्या होता है, जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में हम बड़ा सोच के प्यारा प्यारा है बना बना के वर्ड लिखते हैं, ऐसे लश किस्म की वर्डिंग होती है और हमारी फॉर्मेटिंग होती है कि एनडी होता है। जैसे ही हमारा पहला आधा पौना घंटा गुजरता है हम औकात पे आना शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, और एंड तक जाके ऐसा लगता है कि भैया जी जैसे मकोड़े को स्याही में डुबो के शीट पे छोड़ दिया गया और वो भाई साहब अन्ने वाह भाग रहा है जैसे उसे मिर्चें लगी हुई। मतलब मेरे पास ऐसे आंसर आते हैं कि मैं खुद से परेशान हो रहा होता हूँ कि इसने लिखा क्या और इसको मैं क्या आंसर दूं। तो बेटा जी ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि हमने पिछले 6 महीने में प्रैक्टिस ही नहीं की होती। और ये ज्यादातर स्टूडेंट वो गलती कर रहे होते हैं जो 45 प्लस पे फेल हो रहे हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिनको सारा कुछ आता होता है। उनकी गलती क्या होती है कि वो जो लाइन लिख रहे होते हैं ना, सोच उससे 2 लाइन आगे रहे होते हैं और वो भाग के कोशिश कर रहे होते हैं। बेटा जी माइक किसका ऑन हुआ है? आमना क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, गलती से हो। ठीक है चले कोई नहीं सर, प्रेजेंटेशन का भी नंबर होते हैं बेटा जी, प्रेजेंटेशन के नंबर होते नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने आपको बताया है किसी एग्जामिनर के सर में दर्द नहीं है कि आपके 2 वर्ड में लिखे WAT वट को WHAT वट बैठ के पढ़ता रहेगा, ये वट लिखा है या पता नहीं की वट पाया है। ठीक है ना, किसी के सर में दर्द नहीं है, वो गलत करके निकल जाएगा आगे। आपने गलत लिखा दैट्स इट। किसी को ये टेंशन नहीं है कि वो बैठ के देखता रहे कि ये इस तरह ए होता है जिसके अंदर एक सुराख होता है, ई होता है तो उसका नीचे से ढूंढना होता है। किसी को ये टेंशन नहीं पड़ी कि वो ए और ई में बैठ के फर्क करता रहे कि इसने सुराख किधर से बनाया और डंडा किधर से बनाया। ठीक है, तो लिहाजा ये चीजें समझें। मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग आपकी सांस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप आई कैप का सजेस्टेड आंसर देख नहीं रहे वो क्या कह रहे हैं। हमारी ड्राफ्टिंग जो होती है एक्चुअली ये होता है कि शुरू में तो हमारा माइंड कॉन्शियस होता है पेपर में, हम हर चीज सोच समझ के लिख रहे होते हैं। एट द एंड जाते जाते हमारा माइंड उस साइड से अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती नहीं है। एक माइंड था वो भी कहीं और निकल गया, पेपर में हमारा माइंड होता नहीं है पहले से, तो वो माशाल्लाह फिर हम क्या कहते हैं ना कि औकात पे आ जाते होते हैं। तो लिहाजा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आई कैप के पेपर में आप प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। नहीं हो सकती, जितना मर्जी आप बना ले, 3 घंटों में आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते प्रेजेंटेशन। अभी से अगर आपकी राइटिंग खराब है, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, आप उठाएं आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। जितना लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं करें बेटा जी, जितना कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। छोटा सा पेपर है, 290 पेजेस इसकी स्टडी टेक्स्ट के हैं। नोट्स बनाओ तो यार 110 पेजेस से ऊपर नोट्स नहीं जाते इसके भैया। 110 पेजेस भी मैक्सिमम कह रहा हूँ कि इसके नोट्स बनेंगे, उससे भी कम पेजेस की बात कर रहा हूँ, वर्क भी नहीं, उससे भी कम बनेगी। इतना छोटा सा यार बनता है इसका। ठीक है, तो जो मसला है वो ये टेक्निक्स है हमारी। हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे अंदर, कॉमन सेंस नहीं है, हम विजन अपना ब्रॉड नहीं करते। वजह क्या है कि हम पढ़ते ही नहीं। हम या तो किसी एक टीचर की बुक उठाते हैं, दे दनादन पॉइंट्स को रट्टा मार मार के पहुंच जाते हैं वहां पे। हमें पता ही नहीं होता कि हम किस सेंस में जाके पढ़ के आए। हमने क्रिटिकल वर्ड भी ढूंढने हैं, बुक के अंदर वर्डिंग क्या है, इधर क्या वर्डिंग है, हमारी अंग्रेजी का क्या लेवल है। 3 अटेम्प्टों में तो हमने फंक्शनल इंग्लिश पास की हुई होती है। ठीक है, और उसके बाद बैठ के हम 6 लाइनों का पैराग्राफ इतने कॉन्फिडेंस से लिख रहे होते हैं जैसे क्या कहते हैं, क्या कहूँ, शेक्सपियर हमारा आहो। तो इस तरह नहीं करना। ठीक हो गया।
अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें, ड्राफ्टिंग इंप्रूव करें, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ होगी। टाइम दें, हर चीज टाइम दें। और यहाँ पे वो स्टूडेंट जो मेरा क्या कहते हैं क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने अभी टेस्ट दिया है, आमना और किंजा, आप इस टाइम 2 मौजूद हैं, बाकी भी जो देखेंगे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग क्लास, तो वो भी एक बात ध्यान में रखें, अगर मैं आपको इस टाइम एक पेपर सॉल्व करने के लिए 60 मिनट देता हूं स्टैंडर्ड, आपको उसमें ज्यादा टाइम लिखता है तो आप ज्यादा टाइम लगाएं, बस ध्यान में रखें कि स्टैंडर्ड 60 मिनट है। फिलहाल आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। हम इंशाल्लाह इतने टेस्ट करेंगे इस सेशन के एंड तक कि आप सोचिए आपकी कि हमारे कितने टेस्ट होने वाले हैं। हर रोज एक नया क्वेश्चन होगा, जिस तरह आज भी हमने क्लास में किया है। तो सिर्फ अभी आप अपनी क्या कहते हैं 1 महीना जो है प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, आराम से बैठ के करना है, टाइम लिमिटेशन अभी फॉलो नहीं करनी, हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम लिमिटेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया? बाकी भी इससे अपनी अपनी मर्जी का मतलब निकाल के जो जो गलती करते हैं उससे फायदा उठा लें। ठीक हो गया? ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। हाउ टू हैंडल द वर्क बर्डन। वर्क बर्डन हमने कैसे हैंडल करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि भैया जी हमने देखना है कि हम कितने सब्जेक्ट ले रहे हैं। हमारा क्या होता है कि जब हमारा रिजल्ट आता है हम इतने ज्यादा मोटिवेट हुए पड़े होते हैं, हम कहते हैं अगले अटेम्प्ट में हमने 5 पेपर निकाल देने हैं, 5-6 पेपर उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इस अटेम्प्ट में 3 नहीं निकले भाई, 6 महीने पढ़ के अगले 3 महीने में 5 पेपर गड्ढा निकालने वाले हैं आप। और भाई वो पूरी अटेम्प्ट में जहां पे 10-15 हजार स्टूडेंट अपेयर हो रहे होते हैं, 30 स्टूडेंट तो सारे होते हैं 4-5 पेपर निकाल रहे होते हैं। तो लिहाजा ओवर रियलिस्टिक नहीं होना, ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। जितना आप कम कर सकते हैं पेपर अटेम्प्ट करना मैटर नहीं करता। अगर हर अटेम्प्ट में आप एक पेपर भी निकाल रहे हैं, मोर देन एनफ है बेटा जी। कैफ तक आपने सिर्फ आपका एक फोकस होना चाहिए, आपने पेपर पास करना है। कैफ तक आपकी कोई जिंदगी नहीं है क्वालिफाई करने तक। आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जब आपका कैफ क्वालिफाई हो जाता है ना, आगे टेंशन खत्म हो जाती है, बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। वजह क्या है? एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपकी आर्टिकल स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर आप क्वालिफाई नहीं भी होते, आर्टिकल कंप्लीट हो जाती है, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हो, अपना खर्चा चला रहे हो, तो सारा कुछ कर रहे हो, तो वो टेंशन नहीं रहती जो कैफ तक टेंशन है। अभी आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो, सारा कुछ वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा जज्बाती नहीं होना। 4-5-6 पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जितने पेपर आपने दिए थे रह गए हैं, मैक्सिमम एक उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो बिल्कुल भी ना इंक्लूड करें, वही दोबारा से अटेम्प्ट करें। अगर एक अटेम्प्ट में एक पेपर देंगे तो बिग 4 में कैसे जाएंगे? बेटा जी अगर इंशाल्लाह आपका लेवल है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो अटेम्प्टर बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर 14 है तो मेरे ख्याल में 95% यहाँ पे अटेम्प्टर बैठे होंगे, तो वो प्रैक्टिकल और रियलिटी ग्राउंड में चीजें बात कर रहे होते हैं। अगर एक अटेम्प्ट में एक पेपर दे के आप पास कर लेते हैं, और इसी तरह अगर 3 पेपर दे के बाद में BMBS की आप रिपीट क्लास ले रहे होते हैं, तो मुझे बता दें कि इसमें से ज्यादा बेटर कौन सा है। ठीक है? आपकी फीस भी लग गई, आपके 6 महीने वेस्ट भी हो गए। आपने पहले जो पढ़ा था दूसरी बार उस तरह नहीं पढ़ सकते। अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो अगले अटेम्प्ट में बहुत कम पासिंग चांस हो जाते हैं आपके। हम बुक उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, हम उतना फोकस नहीं कर सकते। हम इन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको बिग 4 का विजन रखना है ना बेटा जी, और आप रख सकते हैं, रखते होते हैं, मैं इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी हम बात करेंगे, बेफिक्र है, हमारी सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक हो गया? तो सबसे पहली बात यह है कि रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, अपने आप को देख के उसी हिसाब से फीसें ना भरें, ज्यादा बर्डन अपने ऊपर ना क्रिएट करें, स्ट्रेस में चले जाएंगे। वैसे लॉकडाउन पड़ा है, चल रहा है, हॉस्टलाइज स्टूडेंट हैं, लोग हैं, हम घरों में रहते हैं। और पहले हमारी बड़ी दारी होती थी जब 5-6 दिन के लिए आते थे, अब 4-4 महीनों से घर पड़े हैं, घर में वैल्यू नहीं रही हमारी, वो स्ट्रेस हमारे ऊपर सर पे अलहदा सवार हो रही होगी। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ उतना करें जितना आप कर सकते हैं, और हर चीज को सीक्वेंस में और शेड्यूल में करते जाएं। आज का काम कल पे ना छोड़े। दूसरे नंबर पे, घर में अगर आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना टाइम घर वालों को बता दें कि इस दौरान मैंने बैठ के स्टडी करनी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा दिन में 5 घंटे स्टडी करो एक सब्जेक्ट को, या 6 घंटे स्टडी करो। आप लेक्चर लेते हैं, लेक्चर के बाद आपके लिए 1 आवर जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर सिर्फ वो 1 आवर आप स्टडी करते हैं, उस दौरान आपका दिमाग जो है वो बुक में हो और मोबाइल आपसे दूर हो। हमारा क्या मुसीबत होती है कि मोबाइल हमारे हाथ में होता है, दिमाग हमारा दूर होता है। तो वो 1 घंटा आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, आपका माइंड आपकी स्टडी में होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए। यहां तक कि आपके जहन में ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई सीए करके बड़े बड़े ख्वाब है, मेरे सपने हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ BMBS होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे होंगे। तो लिहाजा पुरसकून एरिया अपना है, अपना वहां पे साइड पे बैठ के घर वालों को कह दें कि ये टाइम है, इसमें मैंने पढ़ना है, लिहाजा इसमें मुझे धनिया पुदीना लेने के लिए नहीं भेजना आपने बात, और उस टाइम पे बैठ के पढ़ें। बेशक वो दिन के 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, अगर आप अपनी रूटीन बना सकते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड मैं सबसे एक अहम बात करने वाला हूं, जो कि बेटा जी सीरियस स्टूडेंट के लिए, मतलब अब हम बात कर रहे हैं कुछ नसीहतें जो इनको कह रही थी ना, वो वाली प्रैक्टिकल अपनी पे। बेटा जी अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो एक चीज मेरी पल्ले बांध के रख लें कि अपने ऊपर तशद्दुद करना सीख, अपना कंफर्ट जोन तोड़ दें। आप अपनी उस चीज से निकल आए जहां पे आप बैठ के सोचते हैं। हम पता क्या करते हैं, हम बुक उठाते हैं, बैठते हैं, आधे घंटे बाद हमारी टांगे दुखना शुरू हो जाती है, हम लंबे हो जाते हैं।
और भाई खुदा के बंदे एक बार यही सोच लो कि भाई दर्द हो रहा है, 10 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, टांगे सुन्न हो जाएंगी, मरने तो नहीं वाले ना हम इससे, हैं? क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? थोड़ी देर में टांगे सुन्न हो जाएंगी, हफ्ता होगी, 2 हफ्ते होंगे, उसके बाद रूटीन बन जाएगी। हम क्या होता है कि अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ रहे होते, हम बैठे बैठे बुक उठा रहे हैं, हमारा मोबाइल पड़ा, यार देख तो लें क्या है हुआ, फेसबुक को नोटिफिकेशन ही होगा, नहीं देखूंगा नहीं फेसबुक, सिर्फ नोटिफिकेशन तो देख लूं। हम जब बुक कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे जहन में 100 चीजें और आ रही होती हैं। बेटा जी अपने ऊपर तशद्दुद करना आपने सीख लिया ना, अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया आपने, आपने ये चीज सोच लिया कि मैंने ये करके उठना है एट एनी कॉस्ट, इससे नहीं मरने वाला मैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी टांगे नहीं टूटने वाली अगर मैं आधा घंटा और बैठ के पढ़ जाऊं। ऊपर बैठ के गद्दे पे आपको नींद आती है, नहीं पढ़ सकते, आप नीचे बैठे। कभी मुदरसे के बच्चों को देखें वो किस तरह पाँव नीचे करके बैठते हैं, घुटने उनके जमीन को लगते हैं, और वो सिर्फ इस वजह से उस तरीके से बिठाया जाता है कि उनको नींद ना आए। उनपे एक किस्म का तशद्दुद होता है, अपने ऊपर तशद्दुद करना सीखें बेटा जी। अली रजा बेटा आपने हाथ रेज किया, खैरियत है, बताइए। अगर सिर्फ हाथ दिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, क्वेश्चन है, देख लेते हैं चैट में क्या है। सर आर देयर एनी चांसेस ऑफ फेस टू फेस क्लासेस टू बी स्टार्टेड बिफोर टेम्पटर अटेम्प्ट? बेटा जी मुझे जनवरी तक भी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। पहली तो बात है कि मुझे सितंबर के पेपर होते भी बहुत दूर तक रिमोट चांस नजर आ रहे हैं, ठीक है, हो सकते हैं, इंशाल्लाह होंगे, दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। जो अभी तक सिचुएशन है, मुझे कैफ और एएफसी और सीफैप के तो बिल्कुल नहीं होते नजर आ रहे, कि कम अज कम आई कैप को 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ना होता है, ताकि जिन्होंने हॉस्टल जाना होता है या स्टैंडर्ड अपना एग्जाम सेंटर वगैरह चेंज करना है, या जिन्होंने क्या कहते हैं एसओपीज वगैरह के लिए तैयारी करनी है तो वो कर लें, तो लिहाजा ये भी पेपर पॉसिबल नहीं है। ये अगर डिले हुए तो फिर सितंबर के भी आई थिंक के डिले हो जाएंगे, लिहाजा फेस टू फेस क्लासेस का फिलहाल कोई सीन नहीं मौजूद। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कुछ जो बात कर रहे थे, तो पहली मेरी नसीहत ये थी कि बेटा जी अगर आपने जिंदगी में कामयाबी लेनी है ना तो अपने ऊपर तशद्दुद करना सीखना। दूसरे नंबर पे सर मुझे हेडिंग्स याद रहती हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बेटा जब तक आप स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैंने पूरा लेक्चर दिया, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप शुरू से इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इसमें क्या कुछ कहा है और इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल बात किया। रुक जाए, क्वेश्चन सेशन पूरा होने वाला है, नहीं जा रहा, मैं विल हूँ यार, फुल विल हूँ, आपके लिए बैठा हूँ, टेंशन ना लें आप इस चीज की, इंशाल्लाह पढ़ा के जाऊंगा। ओके, तो दूसरे नंबर पे अब मैं कुछ आपको और नसीहतें करने लगा हूं। पहला ये है कि अपने ऊपर तशद्दुद। बेटा दूसरी चीज ये है कि हमारी मिसाल ना कुएं के डड्डू जैसी है, हम कुएं के डड्डू हैं, और हमारे लिए हमारी दुनिया हमारा कुआं ही होता है, और हम सोच रहे होते हैं कि हम इसके पूरे मालिक हैं। हम छलांग मारते हैं, उधर चले जाते हैं, ये जी हमने अपनी मर्जी से छलांग मारी, इधर चले गए, उधर चले गए। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा सिर्फ औकात ही उतनी है कि हम उस कुएं के अंदर छलांगे मारते रहते हैं। हम सारी जिंदगी यही सोच रहे होते हैं जो कुछ कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बेटा जी आपको हर चीज जो है एक ठीक टाइम के ऊपर मिलनी होती है। मैंने कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि कुदरत के अंदर लिखा है या किस्मत के अंदर ये लिखा है, किस्मत अच्छी बुरी क्या है, ये है वो है। हाँ, मैंने कुरान के अंदर एक चीज पढ़ी है, लाइसल इंसान इल्ला मा सा। आप जिसके लिए मेहनत करेंगे, आप जिसके लिए कोशिश करेंगे, वो आपको मिलेगा। अगर आप बगैर मेहनत के उम्मीद करके बैठे हैं कि आप पास हो जाएंगे, बेटा जी स्टूडेंट तो वही 650-700 निकलना है ना। अगर आप बगैर मेहनत के पास होते हैं तो मतलब किसी मेहनत वाले का हक मारा जाएगा, या आप बगैर मेहनत के भी पास हो जाते हैं, मेहनत वाला भी पास हो जाता है, तो बेटा जी क्या फर्क रहेगा उसमें? तो अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा इंसाफ पसंद है, वो नाइंसाफी नहीं करता। लिहाजा बगैर मेहनत के आप कामयाबी चाहते हैं तो ये भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको कामयाबी मिल जाती तो आप पे इम्तिहान होगा बगैर मेहनत के, और आपको फिर अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि आप कहीं पे गलती कर चुके हैं। लिहाजा बगैर मेहनत के आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। अल्लाह ताला किसी हकदार का हक नहीं मारता, वो बहुत बड़ा इंसाफ पसंद है। दूसरे नंबर पे कि अगर आप मेहनत करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते कि आपको वो कामयाबी दे, तो बेटा जी आप तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर जो है वो सिर्फ गरूर, अल्लाह ताला की जात की सिफत है, उसे ही जचता है। हम इंसान हकीर हैं, फकीर हैं, हम मांगते हुए ही अच्छे लगते हैं। लिहाजा अगर आप मेहनत करने के बाद मांगते नहीं है तो भी भूल जाएं कि आपको कामयाबी मिलेगी। लिहाजा हमारे हाथ में 2 चीजें हैं, मेहनत करना अपनी तरफ से और उसके बाद अल्लाह ताला से मांगना। ये 2 चीजें करते हैं तो उसके बाद हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं भागना चाहिए। हमें इन हालात से, सिचुएशन से, फेलियर से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता हमारे लिए बेहतरी क्या है, ठीक है। अगर एक चीज हमें वक्त से पहले दी जाएगी तो हम बेऔकाते हो जाएंगे, हम बंदे को बंदा नहीं समझेंगे। और अगर हमें एक चीज वक्त के बाद मिलेगी, लेट हो जाएगी, तो हम नाउमीदी की तरफ चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला कभी अपने बंदों के ऊपर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता होता।
ये बात ध्यान में रखें। तो लिहाजा जो भी आपको चीज मिलेगी वो आपको आपके परफेक्ट टाइम के ऊपर मिलेगी। हमारे हाथ में दो ही चीजें हैं, मेहनत और दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करना, किसी का दिल ना दुखाएं। और एट द एंड मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि बेटा जी आप अपने लिए कुछ ना करें, ना करें, आप अपने घर वालों के लिए करें, कुछ ना करें, आप रिश्तेदारों के लिए करें, कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करना है। किसी दिन ना गौर से बैठ के आप देखिएगा, हम एज के उस हिस्से में कि हमारे वालिदैन अब एजिड होना शुरू हो गए, कभी उनकी चेहरों की झरियों को देखिएगा और अपने खून की लाली को देखिएगा कि उनका खून रिस के आपकी गालों में आ चुका है। जब आपका आपके इलाके में से कितने लोग सीए कर रहे होंगे? 2 3 4, अगर आप किसी बड़े सिटी से नहीं है तो मेजोरिटी आप में से बड़ी सिटी से नहीं है, 2 4 होंगे। जब आपका वालिद बैठ के 4 बंदों में बताता है कि मेरा पुत्र सीए कर रहा है और अगले बंदे को पता है कि वो क्या चीज है, सीए क्या चीज है, तो आप अपने बाप का गरूर तो देखें ना। हम क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, हम घर वालों से छुपाते हैं, हम बताते नहीं है कि हम कवर कर लेंगे। और यकीन करोगे एक बार ये झूठ बोला हुआ आप अगले 3 अटेम्प्टों में नहीं कवर कर पाएंगे, एट द एंड डिप्रेशन होगा। अगर एक माँ बाप आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पिछले 25 साल आपको पाल रहे हैं, एक बार आप फेलियर हो गए हैं, आप घर में सच बता देंगे तो क्या वो पिछले 25 साल भूल जाएंगे और कहेंगे दफा हो जाए, निकल जाओ हमारे घर से? ऐसा नहीं होता। घर वालों से झूठ मत बोलें, अपने माँ बाप के लिए करें। यार हम सीए वाले लोग होते हैं ना, हम ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारे वो बड़े सपने होते ही नहीं है कि बड़ी गड्डी, बड़ा बंगला और बीवी बच्चे, ये लाइन हो, इस तरह के नहीं होते। हम बड़े घर का सपना भी देखते हैं ना, तो एट द एंड हम यही देखते हैं कि उसके लॉन में हमारे माँ बाप खुश बैठे गप्पियां कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े हैं उधर पोते पोतों में घिरे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, साथ में फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। या हम गाड़ी भी इमेजिन करते तो हम अपनी सीट पे अपने माँ बाप को इमेजिन कर रहे होते हैं साथ वाले पे। इस हद तक हमारी क्या कहते हैं एक फीलिंग होती है, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की होती है। मैंने बड़ा टाइम दिया स्टूडेंट्स को, बहुत को पढ़ाया है, मैं समझ सकता हूँ आप भी इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो लिहाजा सिर्फ माँ बाप को देखें, आप अपने लिए ना करें। आपके रिश्तेदार जो है ना, जब आप सीए कर रहे हैं तो सारे आपके मामे चाचे हैं, आप कामयाब होंगे, हर बंदा कहेगा मेरा पोता है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, जो भी है वो सीए कर रहा है जी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप फेल हो जाते हैं, कल यही आके आप माँ बाप को कहेंगे कि असि के असि ना पे नहीं कमाई, आ मुंडा है तू की समझा सी, साढ़े मुंडे तो अगे निकल जाएगा तेरा पुत्र है नैला ते नैला, ये की मतलब तुहानू तो पहले रोकिया सी, एवें पैसे ना जाया करो, किसी वर्कशॉप में पाओ, दर्जी का काम सिखाओ या मोचियां के पासे लाओ। तो यही लोग आपको माँ बाप को आके ताना देते हैं, और यकीन करो कि उस वक्त आपके माँ बाप जमीन में आधे गड़ जाते हैं। एक चीज। दूसरे नंबर पे, हम जिंदगी के इस स्टेज पे फिर रहे हैं, इन सालों में कोई एक धचका भी होता है ना, हमारे माँ बाप को यकदम बूढ़ा कर देता है। आपको पता नहीं चलेगा, विद इन 1 to 2 ईयर आपके बाप के सारे बाल सफेद हो जाएंगे, एकदम बूढ़े हो जाएंगे। और हम अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। जब हमें पता चलता होता है कि भाई अब हमारे वालिदैन जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, हम भी बीच में लटके हुए हैं, सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम टोटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम तक ना पहुंचे, उससे पहले आप अपना टाइम सेव करें। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को जब आपके वालिदैन खुदा ना खास्ता लाइफ में आती हैं, परेशानियां आती हैं, इस उम्र में आके हमारे वालिदैन की वो हिम्मत और हौसले नहीं रहते, तो यकदम बूढ़े हो जाते हैं, हमें संभालना पड़ता है। तब हम खुद को संभालेंगे, हम माँ बाप को संभालेंगे, अपने फाइनेंशियल इश्यूज देखेंगे, क्या करेंगे। एट द एंड मुझे मैसेज आते हैं रात को 12-12 बजे, स्टूडेंट्स कॉल करके कहते हैं सर हमने झूठ बोला था, हमसे अब पास नहीं हो रहे, हम फंसे हुए हैं, घर वालों को बता नहीं सकते, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बिलीव में, मुझे पेशावर से एक बच्चे की कॉल आई और वो सुसाइड करने जा रहा था रात के 12 बजे। तो उसको मैं समझाया, तो उस सिचुएशन पे ना जाएं, टाइम है आपके पास, इसको सेव कर लें। ठीक हो गया। ये कुछ बातें थी आपसे इंशाल्लाह शेयर करनी थी। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि भैया हमारी पॉलिसी या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास 4-5 ग्रिड बन रही हैं हमारी बीएमबीएस की, पहले दूसरे चैप्टर की, दूसरी तीसरे चौथे पांचवें चैप्टर की, छठे सातवें की, 8वें 9वें 10वें की और 11वें की। इनमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो हमें सबसे पहले पहला और दूसरा चैप्टर करना है, उसके बाद हमें 11वां चैप्टर करना है। ये वाली सीक्वेंस जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बता रहा जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं, मैं तरतीब से आपको लेके चलूंगा, और वो मुझे पता है क्योंकि मैं आपको टेस्ट वगैरह भी मैंने आपको साथ साथ कराने हैं, और मैंने आपको पिछले चैप्टर के साथ इन टच भी रखना है। तो लिहाजा मैं सीक्वेंस से लेके चलूंगा, मुझे पता है कैसे तैयारी करनी है। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो क्लासेस नहीं ले रहे। तो सबसे पहले आपने पहले वाला ये वाला करना है, और इसके बाद जब आप मजीद आगे जाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, इनके नोट्स बना लेने। ये आपको तकरीबन 70 पेजेस के ऊपर फैले हुए 2 चैप्टर नजर आएंगे, इनके आप नोट्स बनाएं तो बमुश्किल दोनों चैप्टर के मिला के 25 या 20 पेजेस बनने, इससे ज्यादा नहीं बनने। दूसरा चैप्टर सारा पढ़ने वाला, टोटल एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 4-5 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो पहला चैप्टर, पहला दूसरा सबसे ज्यादा करना है, इस चीज से टेंशन छुड़ा लेनी है कि भैया हमारा एक्सटेंशन पोर्शन रहता है। उसके बाद आपने 11वां चैप्टर करना। 11वां चैप्टर जब आप कर रहे होंगे, आधा 11वां चैप्टर करने के बाद पहले दूसरे चैप्टर को फिर से आपने रिवाइज करना है, या उसका एक आधा क्वेश्चन मस्ट करना है, या एक टेस्ट लाजमी देना है। पूरा करने के बाद फिर पहले दूसरे चैप्टर का टेस्ट देना है। जब 11वां चैप्टर आपका पूरा होगा, पहला दूसरा और 11वां इकट्ठे आपने करना है, और ये आपने विद इन 15 to 20 डेज करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग नाउ। अब से स्टार्ट होते हुए ये 3 चैप्टर जो हैं 10 से 15 दिन में आपने इस तरीके से करने हैं कि
पहले दूसरे चैप्टर की कम से कम आपको 2 से 3 बार टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाए, और 15वां चैप्टर जो 11वां चैप्टर है इसके कम से कम 2 बार आप इसके पास पेपर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लें। उसके बाद हमारे पास छठा सातवां पोर्शन बचता है, ये भी हमने कंपलसरी करना है, लेकिन इनमें से आप कोई भी किसी भी वक्त उठा सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है, तीनों इक्वल पोर्शन के। लेकिन हम फोकस करेंगे कि इनमें से हमें कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो बेटा जी तीसरा, चौथा और पांचवा ये वो चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी इंक्लूड है, जिसमें चेंज का चैप्टर आता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का चैप्टर आता है। तो ये सबसे ज्यादा टेक्निकल और मुश्किल टॉपिक है बनिस्बत इसके 8वें 9वें 10वें के। छठा 9वां 7वां तो हमने करना है 2 चैप्टर के 20 मार्क्स है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं, मैं कसम उठा सकता हूं हराम है आपके ऊपर सेल्फ स्टडी की तरफ जाना, आप लिख के रख लें। तो लिहाजा पूरा करना है, लेकिन पहला दूसरा 11वां छठा 7वां, उसके बाद 8वां 9वां 10वां करके एंड में तीसरा चौथा पांचवां रख सकते हैं। तीसरे चौथे पांचवें पे पहले ना फंसे, ये लेंथी भी बहुत है, इसके अंदर थ्योरीज भी बहुत ज्यादा है। 8वां 9वां 10वां सिंपल है, निगोशिएशन वगैरह, लीडरशिप और ये चीजें वगैरह इसमें आते हैं, थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह, तो ये सिंपल है, इनके अंदर थ्योरीज वगैरह इतनी नहीं है, और ये आसानी से याद भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पहला दूसरा सबसे पहले करना है, 11वां 15वां ये करना है, हमने 15-20 दिन में करना है। उसके बाद जो भी हम अगला टॉपिक उठाएंगे पिछले इनके साथ साथ हर आधे टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह क्या होगा कि पीछे वाला एक एक प्रैक्टिस लाजमी क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमें एग्जाम तक 3 बार बुक खत्म करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बार स्टडी टेक्स्ट पढ़ के खत्म करनी है। पढ़ने की हमारी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अगर इस सीक्वेंस पे नहीं चलते, स्टडी टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, पहले इस सीक्वेंस के मुताबिक करेंगे। दूसरी बार जब आपने करना है तो फिर आप बेशक ये सीक्वेंस फॉलो ना करें, पहले से मिड की तरफ आए, मिड से फिर आपने छोड़ देना है, एंड से वापस आएंगे फिर, तो दोनों साइडों पे बराबर आपको टाइम मिल जाए। हमारे पास 9 मिनट रह गए इस सेशन को एंड होने में, तो काफी डिटेल में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन चल रही है, उम्मीद है आपको फायदा भी हो रहा होगा। ठीक हो गया। ये है कि आपको एग्जाम के 14 अगस्त तक, 14 अगस्त से पहले पहले आपकी बुक 2 बार कवर हो चुकी होनी चाहिए विद रिटन प्रैक्टिस। आपके क्वेश्चन रिटन में होने चाहिए, आप अपने नोट्स हाईलाइट्स कर चुके होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा जो आपकी होगी वो एट द एंड, हमारे जो हमारे 4-5 दिन रहते हैं उसमें हम रिवीजन करेंगे। वो आप जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर सकते हैं, वो जस्ट आप अपने नोट से भी करेंगे। तो वो तीसरी बार जब आप रिवीजन करेंगे विद इन 2 आवर आप पूरी बुक कर लेंगे, इतना आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन आया है सर, विल देयर बी एनी नमाज ब्रेक? बेटा जी बिल्कुल, बस हम 10 मिनट में इस सेशन इंशाल्लाह एंड करने वाले हैं, तो अभी नमाज का टाइम भी है, पढ़ ही लेते हैं, 5-10 मिनट 9 मिनट रह गए, इसी में सेशन एंड करते हैं, अपना क्वेश्चन आप कर लेते हैं आगे से। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। ठीक हो गया, यहां तक आ गए। अब एंड पे कंक्लूसिव मार्क्स जो मेरे कुछ हैं वो ये हैं कि आप स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे BMBS के मेरे कुछ लेक्चर मौजूद हैं, अरसलान से वो ले लें। कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि बुक को स्टडी कैसे करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे हाईलाइट करने हैं। आप क्लासेस लाइव नहीं भी ज्वाइन कर रहे, किसी की नहीं ले रहे, कोई मसला नहीं है, और आप इसको क्या कहते हैं खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी में भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको अपनी क्या कहते हैं कैपेबिलिटी का अंदाजा होना चाहिए, आपकी सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए। रिस्क बिल्कुल ना लीजिए, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको अगर कहीं पे क्या कहते हैं क्वेश्चन है तो वो अब आप माइक पे पूछना चाहते हैं तो 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, टाइप करना चाहते हैं तो अब आप पूछते हैं और मैं पढ़ता जाता हूं और बताता जाता हूं शुरू से। सर देयर आर एनी चांसेस टू फेस क्लासेस टू बी स्टार्टेड? ये हो गया है। उसके बाद क्या है, सर मुझे हेडिंग याद नहीं रहती। बेटा जी जब तक आप स्टडी टेक्स्ट नहीं करेंगे, आप ये हमारे डिस्कशन क्लासेस को शुरू से देखें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे याद करनी है हमने बुक। और इसके बाद ये है कि आप अगर ट्रायल लेक्चर लेके देख लेंगे, 5 एक लेक्चर हैं पहले चैप्टर के, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कि बुक को आपने पढ़ना कैसे और उसको पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद है सर विल देयर बी नमाज ब्रेक? ठीक है। अरसलान हमारा एडमिन है इसी ग्रुप का, CND का, या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर देंगे, तो आप तो थोड़ी सी स्टूडेंट है यहाँ पे 10-12 ही हैं, मैं आपको पर्सनली भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, क्या कहते हैं हाफिज जुनैद के नाम से जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर। ठीक हो गया। आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं या माइक के थ्रू पूछना चाहते हैं तो अपना माइक जो है वो ऑन करें। अच्छा अरसलान सर, ये सच है या सिर्फ मैथ है कि जिसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होती BMBS उसकी फिर थर्ड अटेम्प्ट में ही पास होती है? बेटा इसके पीछे कुछ रीजन है माइथी हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। जितनी आप पहली बार स्टडी करते हैं उतनी दूसरी बार नहीं करते, एक चीज। दूसरी बात ये होता है कि जो पहले सब कंसेप्ट हमने लिए होते हैं, दूसरी बार भी हम वही कंसेप्ट दोबारा ले रहे होते हैं, हम चेंज की तरफ जा ही नहीं रहे होते। भाईजान वही पढ़ के पहले फेल हो चुके, दूसरी बार वहां से घंटा पास होंगे, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज कर लिया, खाक पास होने आपने वहां से, तो इमोशन में बंदा बह जाता होता है। तो मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल से ही बंदा हूँ, जट बंदा हूँ, तो ये चीजें ऐसे होती है, मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है। तो एट द एंड आपने पास होना है, ये मेरी क्या कहते हैं सबसे बड़ी सक्सेस होगी, इसके अलावा नहीं। अच्छा
दूसरे नंबर पे हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि बेटा जी अगर आप पहले रह चुके हैं तो इस अटेम्प्ट में जा रहे हैं तो आप दोबारा से कोशिश करें नई बुक लेके नए सिरे से चीजें हाईलाइट करें, नए सिरे से नोट्स बनाएं, नई चीजें से पॉइंट्स के मीनिंग लेके नए सिरे से सारा कुछ। बुक नहीं होनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ चेंज लगे आपको पुराने बुक से यार, कुछ ना कुछ आपका उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक हो गया? ओके, अब मैं वन बाय वन माइक ओपन करा के आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप मुझे बताते जाएं कि चीजें क्लियर हुई हैं नहीं हुई, अपना फीडबैक देते जाएं। अली रजा माइक ऑन करें, आप अपना बेटा जी पूछे क्या क्वेश्चन है और इनकेस के कैसा लगा आज का सेशन, कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा है आपका और इम्प्रूव हुई हैं चीज़ें, और वो जो आपने वीडियो कही है लेक्चर्स की वो काइंडली प्रोवाइड कर दीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर देंगे, इंशाल्लाह मैं सारों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन या कैसा रहा आज का बैच, कहीं पे इंप्रूवमेंट हुई और आपको समझ आई हैं चीजें कि आपने कहाँ पे क्या मिस किया था? अब्दुल्ला माइक है तो आप ऑन कर लें, नहीं तो फिर मैं किसी और को टाइम देता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला की जी सर बहुत इंफॉर्मेटिव है। अच्छा चलें, अच्छा हो गया माशाल्लाह। समझ आ गई कि क्या एग्जाम में मसले हुए थे आपके साथ? यस सर, लग गया। चल अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बाकी है कि अगर आपको लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अरीशा आप बताइएगा। जी ठीक है। अरीशा की तरफ से फुल लोड शेडिंग चल रही है, कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, मकान मौजूद है, मकीन गायब है। चले, उनकी तरफ से माइक नहीं है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। आमना बेटा जी आपको कैसा लगा? ये हमारी क्लास की रेगुलर स्टूडेंट है। तो आपका एक तो ये है कि हमारी टेस्ट की डिस्कशन हो गई है, कुछ चीजें समझ आई इस क्वेश्चन के मुताबिक? सर मेरे इधर लोड शेडिंग हो गई थी, टेस्ट वाला सेशन मेरा मिस हो गया। अच्छा चले, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा। फिर भी कुछ चीजें काफी क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी सर, सारी बातें वही जो पहले आपने बताई दोबारा क्लास एक में दफा फिर अच्छा, मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर आप ना ये सेशन हर 10-15 दिन बाद रख लिया करें, हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है। मैंने कहा भाई सिर्फ मोटिवेशन ही लेनी है, पढ़ना तो आप लोगों ने है नहीं। फाद बेटा आप हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा जी, कैसा रहा और क्वेश्चन वगैरह कुछ? सर वो मैं ये बातें तो मैंने बेटा ये बातें मैंने पहली दफ़ा ही सुनी है, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है वैसे। लेकिन मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ अभी वो स्लाइड्स के ज़रिए पढ़ाते हैं, तो स्टडी टेक्स्ट पे उनका इतना फोकस नहीं है। तो क्या इस तरह हम पास हो जाएंगे? बेटा जी स्टडी टेक्स्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिस्की अप्रोच है, सर कहाँ से भी पढ़ाए कैसे भी पढ़ाए आपको खुद पढ़नी है। ठीक है ना? टीचर जो होता है ना उसका हर किसी का अपना, हर बंदा ना देखो अपनी इजमेट देखता है। मैं अपनी इजमेट देखता हूँ कि मेरा कहाँ से मैं कॉन्फिडेंस तरीके से पढ़ा सकता हूँ। टीचर जहाँ से कॉन्फिडेंट होता है वहां से पढ़ाता होता है। स्टूडेंट को अपना पेपर पास करने के हिसाब से सोचना चाहिए, स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कहाँ से क्या कुछ करना है, ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है। आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी बेटा, उसके अलावा बहुत ही कम चांस है पास होने का। आज की बातें अगर आपने सुनी है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपने पेपर में क्या कुछ मिस्टेक की है। ठीक हो गया? बाकी ये कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे CND है, जो आप में से ज्यादातर को पता है, वहां पे मैं इंशाल्लाह भी अपलोड कर लूंगा। अगर किसी कोई चीज मिस हो गई तो वो वहां से देख भी सकता है। ठीक हो गया बेटा जी? ओके, हमारे पास 2.5 मिनट आ जिसके गए। पास स्टडी टेक्स्ट नहीं है अभी वो किस तरह लेगा? बेटा जी स्टडी टेक्स्ट नहीं है जिसके पास, तो आपने ली नहीं है या अभी आपके पास है नहीं इस टाइम? नहीं सर, वो इंस्टीट्यूशन ही बांधा ना, तो इंस्टीट्यूशन वाले हमें देते हैं, तो हम अब किस तरह, कोई PDF वगैरह है स्टडी टेक्स्ट का तो बताएं प्लीज। आई कैप की वेबसाइट पे यार उठा लें, PDF पड़ा है खुला हुआ, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको खुद भेज देता हूँ अपनी बुक वाली जो PDF में पड़ी है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद हम ना ठीक है आपका सर, कोई थैंक क्वेश्चन? यू। सर मुझसे पूछ लिया आपने। ओके, हमना नहीं हमना जी सर बहुत अच्छा है, हमना का है, और आपकी बातों को प्रैक्टिकली फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करिए बेटा जी, करिए, नहीं तो फिर सीए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। सर BMBS की पुरानी बुक से तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बहुत कम चेंजेस हैं। नई बुक में सिर्फ इतना है कि वो कुछ चीजें उन्होंने शेड्यूल में कर दी है, तरतीब में कर दी हैं। किंजा आपका कैसा रहा? आपने तो टेस्ट सेशन भी पूरा लिया है इस टाइम, क्या चाहे कैसा रहा? जी सर बहुत अच्छा था, और जो आपने क्वेश्चन बताया उसी में कंफ्यूजन थी और वो भी क्लियर हो हाँ गया। तो मैंने क्वेश्चन वो दिया था और जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था, आपको बार बार हर टॉपिक पे मैं बताता रहा हूँ कि बेटा ये प्रैक्टिकल है, इसको कैसे आपने अप्लाई करना है स्टैंडर्ड के साथ, बार बार बताया मैंने आपको, और फिर आप वहीं पे सारे को उसी क्वेश्चन में मसला है। अभी सब्र करें, कल जो टेस्ट होना है ना उस पर फिर मैं आपकी लाइव क्लासेस लगाऊंगा पूरे ग्रुप में, आप नहीं सुधर रहे। ओके
मायरा आप बताइए बेटा जी। अच्छा था सर सेशन, मतलब सारी जो कंफ्यूजन थी सारी क्लियर हो गई हैं। आपने जो ये बताया ना कि टर्म्स यूज होती हैं, मतलब ये एक्सप्लेन और ये नरेट, वो उसमें जो डिफरेंस है वो, मतलब अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो बनानी है तो आप वो भी बता दें, अगर हम कहाँ से ले सकते हैं वो। बेटा जी पहली कोशिश तो आप ये करें कि गूगल कर सकते तो कर लें। मैं सुबह 10 बजे से इस टाइम मुसलसल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे अभी जाके शरबत तूसिया प्लस मलट्ठी पीना पड़ना है, नहीं तो सुबह मेरी आवाज नहीं निकलनी ऑडिट के लिए, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी उस पर वीडियो आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर। ठीक हो गया। अच्छा सर, यूट्यूब अपना वो नेम बता दें। CAND, CA न्यूज एंड डिस्कशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइम यहाँ पे ओपन होगा। हम गूगल, ये क्या आ गया, यूट्यूब चैनल ये है CA न्यूज एंड डिस्कशन के नाम से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो इसके ऊपर मैंने ऑडिट का लेक्चर भी अभी अपलोड किया है एक ट्राई। तो स्टडी गाइडलाइन, डिस्कशन क्लास, लॉ की भी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू BM और ऑडिट वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर भी मौजूद हैं, BM के पूरे लेक्चर मौजूद हैं। हाँ, रिकमेंडेड ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 45 से नीचे फेल हुआ है वो